अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिलदारम बाय अरीशा एपिसोड नंबर 9। इस मुलाकात के बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही रुबाब घर से निकली थी, मगर अगली शाम को अकरम इनके घर ज़रूर आ गया था। इसी घर आने का मकसद भी इसने वाज़िया तौर पर सबको बता दिया था। रुबाब की हैरानगी की इंतहा न थी कि अकरम की जल्दबाजियाँ इस हद तक पहुँच चुकी हैं। इसके अब्बा तो हैरत और खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। इनके चेहरे पर बेकपत कहीं तासरात उभर मिटे थे। बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता और वो भी एक पुलिस अफसर का, जबकि चाचा तो थोड़ी मज़ाहमत की थी। इसके चेहरे पर हसद के साए नुमायाँ थे। अरे बेटा, हमारी रुबाब से बड़ी हैं हमारी 2 बेटियां, पहले इनकी शादी होगी फिर हम रुबाब के बारे में कुछ सोचेंगे। इनका अंदाजा था कि सबसे पहले इनकी बेटी समीरा का रिश्ता आए, जो उम्र में रुबाब से बड़ी थी। जाहिर है अकरम तो पुलिस वाला था, सरकारी नौकरी थी, इतना अच्छा रिश्ता वो कैसे हाथ से जाने देते। इस वक्त इनके अंदाज में अपनी बेटी का बला ज़्यादा नुमाया था। रुबाब की खुशी से ज़्यादा इन्हें समीरा की फिक्र लाहक थी, लेकिन अकरम इन सब के सामने डटकर खड़ा था। इसके चेहरे पर खुद एतमाद आती और एक अजीब सी संजीदगी थी। माफ़ कीजिएगा जनाब, इसने चाचा की तरफ देखते हुए कहा। इनकी आवाज़ में एक ठहराव था। मैं रुबाब को पसंद करता हूँ। मैंने इसे जब देखा था मैंने इसे अपनी बीवी बनाने का फैसला किया था। अब आपकी मर्जी है कि आप मेरे रिश्ते को कबूल करते हैं या नहीं। बाज़ार मुझ में कोई कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इनकी बातों में एक फैसला का अंदाज था जो किसी भी किस्म की मज़ाहमत को कबूल करने पर तैयार नहीं था। फिर इसने अपने मकसद का इजहार किया, जो इसने शायद रिश्ते से भी ज़्यादा अहम था। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, डाकू सरदार दिलदार को सलाहों के पीछे पहुंचाना और इस फांसी के फंदे पर लटकाना। इसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जो इनके इरादों की पुख्तगी का सबूत थी। और मैं अपनी शादी से पहले अपने इस मकसद को पूरा करना चाहता हूँ। इससे पहले मुझे डर भी था कि कहीं आप लोगों के इस रिश्ते को कहीं तय न कर दे, इसीलिए अपने दिल की हाथों मजबूर होकर मैं यहाँ आया हूँ। इसने बाप के साथ अपनी मुलाकात के जिक्र मुकम्मल तौर पर गोल कर दिया था, जैसे ऐसी कोई बात ही हुई ही ना हो। चाचा कुछ कहते इससे पहले ही अब्बा ने मामले को अपने तरीके से सुलझाया था। इनके चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई थी। बेटा, हमें रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारा भी खुशनसीबी है कि तुम जैसे काबिल इंसान हमारे खानदान का हिस्सा बनेंगे। इनके लिए एक गैर मुतवक्का और खुशगवार मौका था। लेकिन भाई साहब, पहले समीरा। चाचा ने कुछ कहने की कोशिश की। इनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अब्बा ने चाचा की बात काट दी। अल्लाह पे खैर करेगा, समीरा के लिए भी कहीं ना कहीं जोड़ बना ही होगा। बाकी हम मंगनी वगैरह पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम जब चाहो अंगूठी पहना सकते हो। अब्बा थोड़ा जल्दबाज हो गए थे। जहाँ इनके एक घर की बेटी को डाकू उठाकर ले गया था, ऐसे में इनकी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता आना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये एक नजाहत का जरिया था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया। मेरे लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। वो उठकर खड़ा होता बोला तो कमरे के अंदर इन सबकी बातें सुनती रुबाब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसके नसीब सचमुच में खुल गए थे। इसे तो लगा था कि जो तमाशा हो चुका है इसके बाद अब जिंदगी में अब जिंदगी कोई भी नया रूप नहीं दिखाएगी, बल्कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। इसे जिंदगी की तरफ से एक नया मौका मिला था, एक ऐसी उम्मीद जो इसने कभी सोची भी नहीं थी। ओह मेरा नाराज सजन, बस कर दो, कितना रूठना है अब। ये नाराज़गी ख़त्म करो। सरदार कल काफ़ी देर से वापस आया था, जो ये समझ रहा था कि वो अपने मासूम साईं की नाराज़गी ख़त्म कर चुका है। इससे सुबह यूं ही मुंह बसूरे बैठे देखकर मुस्कुराते हुए मनाने लगा। दुआ बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठी थी और सरदार के सामने बैठा इसके रूठे चेहरे को देख रहा था। मैं राज़ी नहीं होंगी और ना ही मुझे राज़ी होना है। दुआ ने कदा से मुंह फेर लिया। और हाँ, वो नक्शा दे कबीले का, मुझे घूमने जाना है सुबह सवेरे। इसने एक नई फरमाइश का इजहार कर दिया। इसके लहजे में अभी भी नाराज़गी थी। मेरा सोना सजन, मैं खुद तुम्हें पूरा कमीला घुमा कर लाऊंगा, तुम क्या करोगे नक्शे का। वो मुस्कुराकर बोला तो दुआ ने पूरी आंखें फाड़ कर इसे देखा। इसके लहजे में जो बेबाकी थी वो दुआम को मजीद चिरा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ कबीला घूमने का। नीयत देखी है आपने अपनी, इंतहाई बुरी नीयत के मालिक हैं आप। कल हम घोड़े की सवारी करने गए थे और वहाँ गार में आपने क्या किया। वो जो अचानक से बोलना शुरू हुई थी, हाय मैंने क्या कर दिया। सरदार की शौकी से पूछने पर इसकी ज़बान रुक गई। इसके गाल सुरख होने लगे थे। वहाँ इस गार में आपने वो सब किया जो ऐसे गारों में करना अलाउ नहीं है। इसे कोई मुनासिब अल्फाज ना मिले तो इसकी शिद्दतों को लफ्ज़ों में बयान करने के लिए इसके जुमले में मासूमियत और शर्म साफ झलक रही थी। सरदार की आंखों में चमक आ गई और वो मजीद इसकी मासूमियत से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। मैं तो इस कबीले का हर कोने में वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो स्वाई बेडरूम की और कहीं करना अलाउ नहीं होता। इसने बेबाकी से आंख दबा दी। बस थोड़ा सा तावन तो करो। ये ऐसे बेशरम इंसान के साथ में कहीं नहीं जा सकती। आप मुझे रक्षा दे, मैं अपने बाला भैया और झुमरू भैया के साथ जाऊँगी। इसने जैसे अपना फैसला सुनाया, मगर सरदार के चेहरे पर वही शोही बरकरार थी। सरदार ने बेड के साइड पर अचानक हाथ मारते हुए एक बटन दबाया और बटन दबाते ही सामने दीवार में एक छोटा सा सुराख नुमाया हुआ। इसके अंदर एक रोल किया हुआ नक्शा रखा था। ले जाओ अपना नक्शा और कबीले का कोना कोना घूम आओ। इसने नक्शे की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट। आने वाले चंद महीनों में इस कबीले का हर कोना सरदार दिलदार की मोहब्बत का गवाह बनेगा। इसने मैंने हैर लहजे में कहा, बाकी जगह तुम खुद पसंद कर लेना, सरदार हाजिर हो जाएगा इस जगह को तुम्हारे लिए यादगार बनाने के लिए, जैसे कल रात वो गार यादगार बन गई थी। वो एक दफ़ा फिर से बेबाकी से आंख दबाते हुए बोला तो दुआम गुस्से से पैर पटकती अपनी शर्म हया छुपाते इस सुराख से नक्शा निकाल चुकी थी। जो नक्शा कम इसे अजीबोगरीब फार्मूला ज़्यादा लग रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और क्या नहीं। कोई बात नहीं, बाला और झुमरू भैया समझा देंगे। इसने दिल ही दिल में सोचा, नक्शा लेकर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। सरदार के जाने के बाद बस मुस्कुराता रहा। इसके लिए दुआम की ये नाराज़गी भी मोहब्बत की एक नई शक्ल थी। दुआम गुस्से से पैर पटकती अपनी शर्म हया छुपाते हुए सरदार के कमरे से निकली। इसके हाथ में वो अजीब गरीब नक्शा था जो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो पथरीली पहाड़ी से उतरकर नीचे आई, इसकी नज़र सामने खड़े बाला पर पड़ी। झुमरू भी इसके पास ही बैठा नाश्ता करते हुए कोई बात कर रहा था। दुआम का चेहरा जो एक लम्हे
पहले गुस्से और शर्म से लाल था, जोश और खरोश से चमक उठा था। जुमरू भैया देखिए, मैं नक्शा मांग लाई हूँ। वो तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ती नक्शा दिखाते हुए बोली, चले अब पूरा कबीला घुमाए। बाला एकदम हैरान रह गया। ये नक्शा कबीले के आम लोगों को तो दूर यहाँ के खास लोगों को भी नहीं दिया जाता था। ये एक हफीफ दस्तावेज था जो कबीले के रस्तों, गुजारगाहों और अहम जगहों को जाहिर करती थी। भाभी, ये नक्शा तुम मांग कर लाई हो या सरदार से छुप कर लेकर आई हो? बाला को अब तक यकीन ना आया था। इसके लहजे में वाज़ेह हैरत थी। दो हमने अपना सर झटका, उसके चेहरे पर एक मासूमाना बेचैनी थी। भाई बाला भैया, मैं कोई डाकू थोड़ी हूँ जो चोरी करके लाऊंगी। इसने मसनूई खफगी से कहा, मैंने मांगा है इनसे, उन्होंने मुझे मनाने के लिए दिया है। वो बदजोश थी, इसकी आंखों में कबीला देखने का चमक थी। अब आए ना, मुझे दिखाए ना पूरा कबीला। बाला पहले हैरान हुआ, फिर इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसे ये बात खुद ही समझनी थी कि इसकी भाभी कबीले के बाकी लोगों से अलग है। वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो खास थी। वो सरदार के लिए इसकी कुल कायनात थी। सरदार ने इसके लिए अपने असूलों को तोड़ा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। बाला को यकीन था कि वाकई सरदार का फैसला दुरुस्त था। दुआम जैसी लड़की ही सरदार के दिल में जगह बना सकती थी। दुआम की जोशो खरोश को देखकर बाला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बाला ने एक नजर झुमरू की तरफ देखा, जो अभी भी खाने में मगन था, शायद दुआम की बातों पर पूरी तवज्जो नहीं दे रहा था। आओ भाभी, बाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कबीले के कुछ अहम हिस्से दिखाता हूँ। इसने नक्शा दुआम के हाथ से लिया और इसे खोला। जुमरू भी अब इसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। बाला ने नक्शे पर उंगली रखी। देखो भाभी, ये हमारे कबीले का मरकजी हिस्सा है। यहाँ सरदार का मैदान है। कबीले के सारे फैसले यहीं पर होते हैं और इसके आसपास ही सारे पहाड़ों में हम गैर शादीशुदा लड़कों के कमरे हैं। बाकी शादीशुदा लोग अपने खानदान के साथ ऊपर पहाड़ों में रहते हैं। इसने एक तरफ इशारा किया। यह कबीला लगभग 40 खानदानों पर मुश्तमिल है और हर घर पहाड़ों के अंदर ही बना है, इसलिए बाहर से किसी को आसानी से नजर नहीं आता। दुआम की आंखें चमक उठी। वो इतनी बड़ी जगह को इतने करीब से देखने के लिए बेताब थी। चले ना बाला भैया, मुझे पूरा कबीला दिखाएं। बाला ने सर हिलाया। ज़रूर भाभी, मगर ये कबीला एक तरह की बुलबुलाई है। इसमें घुसना तो आसान है, मगर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वो तीनों मैदान से बाहर निकले, कबीले के गलियों में दाखिल हुए। दुआम की आंखें हैरत से खुली रह गई जब इसने इन पहाड़ों के अंदर बने शाही गोरू को देखा। यह कबीला जिसने अपनी तस्वराती दुनिया में बहुत छोटा और आम सा समझा था, दरअसल एक मुकम्मल और पोशीदा दुनिया की मानत था। पथरीले रास्ते जो खुद भी कबीले की बुलबुलैया का हिस्सा थे, हर घर के सामने से गुजरते थे। दुआम ने देखा कि यहाँ के बच्चे और औरतें सब ऊपर की तरफ बाहिफाजत जगहों पर थी। इनकी सारी जिंदगी अपने घरों के अंदर या पहाड़ के ऊपर बने एक बड़े मैदान में गुजरती थी, जहाँ बच्चे खेलते कूदते थे और औरतें अपने काम में मसरूफ रहती थी। इन्हें नीचे मैदान की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। जैसे इन औरतों और बच्चों को इस चीज़ से कोई तल्लक ना हो कि इसके शोर और बाप कितने खतरनाक डाक हुए, वो अपनी ही दुनिया में मगन थे। बाला ने इसी कबीले के पानी के जहेज दिखाए जो पहाड़ों के अंदर से निकलते कुदरती चश्मों से भरे हुए थे, और दुआम को बताया कि ये लोग कैसे अपनी ज़रूरत ज़िंदगी खुद ही पूरी करते हैं। दुआम ने सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से सुना। इसके चेहरे पर अब कोई नाराज़गी नहीं थी। इसे महसूस किया कि ये कबीला एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ इसे बहुत कुछ सीखना था। यहाँ के लोग सादा मिजाज, मेहनती और अपने सरदार के वफादार थे। रुबाब की उंगली में अंगूठी आ चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था जब लम्हे पहले ही तय अम्मा हाथ में खूबसूरत सी अंगूठी था मैं इसके सामने आ बैठी थी। इसके माँ ने इंतहाई एहतियात से वो अंगूठी रुबाब की उंगली में डाली थी और लम्हे में रुबाब अकरम की मंगेतर बन चुकी थी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि रुबाब को अपनी होशो हवास पर शक होने लगा था। अकरम के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और अज़म था। वैसे सच कहूँ तो मैं पहले निकाह करना चाहता था। इसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत हर तरह की परेशानी से निकल कर करना चाहता हूँ और फिर रुबाब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था जो इसके इरादों और पुख्तगी जाहिर करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रुबाब मेरी ज़िंदगी में आने वाला कुल है क्योंकि मैं जानता हूँ कि रुबाब मेरी ज़िंदगी आने वाला कल है क्योंकि मैं जानता हूँ रुबाब मेरी ज़िंदगी का आने वाला कल है और आने वाले कल के साथ हर कदम पर सबसे बड़ा कांटा सरदार दिलदार है। मैं इसे अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता हूँ। इसकी आंखों में एक शदीद नफरत और अज़म था। इसे पकड़ना सिर्फ कानून का मकसद नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का भी मकसद है। मैं इस शख्स को इसकी आखिरी सांस लेते देखना चाहता हूँ। बस यही हसरत है मेरी और इस काम में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इसके लहजे में इंतकाम की आग वाज़िया थी। रुबाब ये सुनकर अंदर ही अंदर कुछ परेशान सी हो गई थी। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं आया था। रुबाब के अब्बा ने सर हिलाया। हाँ बेटा, ये बात हम समझते हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम यकीन यही चाहते हो कि तुम अपना काम करो। इनके चेहरे पर इत्मीनान था कि इसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और एक ऐसे शख्स से हो रहा है जो न सिर्फ बासर है बल्कि इनकी बदनामी का इंतकाम भी ले सकता है। लेकिन दरअसल बेटा, शादी की हमें ज़्यादा जल्दी है और इसके पीछे की वजह हमारी हुई बदनामी ही है। तुम जानते हो कि जब से सरदार दिलदार ने हमारी बेटी दुआम को अगवा करके इसके साथ शादी की है, हमारी बहुत बदनामी हुई है। इसके लहजे में दुख और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। इसलिए हम ज़रा शादी जल्दी करना चाहते हैं। हमारी एक बेटी को कहीं अच्छी जगह रुखसत होते देख कर बाकी बेटियों के लिए भी कोई मुनासिब रिश्ते आ सकें। रुबाब के अब्बा ने मजीद कहा, क्योंकि जो सब कुछ हो चुका है इसके बाद कोई भी इंसान हमारे घर का रुख नहीं कर रहा। हमने अपनी सुमेरा के लिए कुछ बेहतर सोच रखा था जल्द ही, लेकिन वो मामला भी बीच में ही लटक गया। इसलिए हम चाहते थे कि अगर 1-1.5 महीने में शादी हो जाती तो इसकी नज़रों में एक उम्मीद थी। अकरम ने अब्बा की बात काटी। इसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। ज़रूर अंकल, क्यों नहीं, 1-1.5 महीने में शादी पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा मकसद मैं इससे पीछे नहीं आ सकता। इसकी आंखों में दोबारा वही शदीद अज़म लौट आया था। हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर ही सरदार को सलाहों के पीछे पहुंचाकर इसकी जाती सांसों की दौड़ काट दूँ। इसके लफ्ज़ों में इतनी सख्ती थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स की रीढ़ की हड्डी में सर लहर दौड़ गई। वो दिलदार को किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी शाम घर के सहन में नौशीन समीरा और सफ़ा बैठी थी। समीरा के चेहरे पर वाज़िया
طور پر جلن اور حسد کے آثار تھے، جبکہ صفا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سمیرا جو خود کو رباب سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین سمجھتی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارتی رہتی، اس کی بات پر حیران تھی کہ اکرم نے اس کے بجائے رباب کو کیوں پسند کیا۔ اس نے ایک طنزیہ ہنسی۔ صفا تم نے سنی اکرم کی باتیں؟ سمیرا نے اپنا لہجے میں مکمل تبصرہ برتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں 1.5 مہینے میں سردار دلدار کو پکڑے گا، کیا کوئی بولا انسان ہے یہ؟ اس نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ صفا نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں کچھ مایوسی تھی۔ سمیرا باجی وہ پولیس والا ہے، طاقتور۔ سمیرا نے ایک اور کہکا لگایا، اس کی ہنسی میں شرارت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی تھی۔ یہ پولیس والے 8 سال سے سردار دلدار کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں صفا، 8 سال سے تو کوئی ان کا بال بھی باقا نہیں کر پایا، اور تو اب یہ اکیلا اکرم کیا کر پائے گا 1.5 مہینے میں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی یقین دہانی تھی جیسے اسے دلدار کی ناقابل تکثیریت کا یقین ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اپنی ہنسی کو مزید تیز کرتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری یہ بیچاری کواری ہی رہ جائے گی، اس کا ہیرو ڈاکو کو پکڑتے خود ہی کہیں گم نہ ہو جائے۔ ہاں، اس کے لہجے میں جلن، حسد اور مذاق اڑانے والا انداز نمایاں تھا۔ وہ رباب کی خوشی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیرا کی آنکھوں میں رباب کی نصیبت جلنے کے آثار تھے، اور وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ رباب کو کم تر ثابت کر سکے۔ تب ہی وہاں پر رباب کا آنا ہوا۔ وہ سمیرا کی باتیں سن چکی تھی۔ کوئی سے اکرم سے کوئی خاص عشق یا محبت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ خود کو سمیرا جیسی حسین سمجھتی تھی، مگر وہ اس کے منگیتر تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن خاص کر سمیرا اس سے جل رہی ہے۔ ایسے میں اس لڑائی تو بنتی تھی۔ رباب نے ایک لمحہ سانس لی اور سمیرا کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے سمیرا باجی، کیوں اتنا حسد ہے؟ رباب کی آواز میں وہ رب اور خود اعتماد آتی تھی۔ جب کسی کو اتنا اچھا رشتہ مل جائے تو انسان خوش ہوتا ہے، آپ تو الٹا جل رہی ہیں۔ سمیرا نے اپنی آنکھیں تنگ کی، وہ رباب کی بدلتے ہوئے تیور سے چونک گئی۔ میں کیوں حسد کروں گی؟ مجھے تو بس افسوس ہو رہا ہے تمہاری قسمت پر۔ اس نے طنز کا نشتر چلایا۔ رباب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میری قسمت پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں سمیرا باجی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ بات یقین رکھیں سردار دلدار کو 8 سال سے کوئی نہیں پکڑ پایا۔ رباب نے ٹھہر کر ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن یہ میرا پختہ یقین ہے کہ اکرم ضرور اسے پکڑے گا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور فتح مندی تھی جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سمیرا کے چہرے پر اپنی انگوٹھی کے ساتھ ہاتھ ٹھہرایا جیسے اسے چرا رہی ہو۔ باقی اللہ پاک آپ کے بھی نصیب کھولے، تم مجھے اس انگوٹھی کا رعب دکھا رہی ہو۔ سمیرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس لیے رباب کی یہ باقی پسند برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر رباب کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ اس سے پہلے کہ سمیرا رباب پر ہاتھ اٹھاتی، صفا تیزی سے بیچ میں آ گئی۔ باجی نہیں، اس نے سمیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ صفا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس طرح کی لڑائی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ رباب پیچھے نہیں ہٹی تھی، اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ہاں دکھا رہی ہوں رعب، کیونکہ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ فخر کرنے کے قابل ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں رباب ہوں، دوام نہیں، جس کو تم سب دباتی تھی۔ اس لیے میرے سامنے اپنا لہجہ اور ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ سمیرا نے غصے سے اپنا ہاتھ صفا کی گرفت سے چھڑایا۔ اچھا تو اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہو، یہی قسمت تو تمہیں کچھ ہی دیر میں رلائے گی۔ جب تمہارا یہ ہیرو اپنے مقصد میں ناکام ہوگا تب دیکھوں گی تمہاری یہ عقل کہاں جاتی ہے۔ سمیرا کے لہجے میں زہر تھا، ساری زندگی یہی کباری بیٹھی رہو گی، کیونکہ سردار دلدار کو پکڑنے کا خوف اس کا خوف ہی رہ جائے گا، اور تمہارا وہ ہیرو تمہاری بارات لے آئے گا کہ تمہارا خوف رہ جائے گا۔ ان کی آوازیں اونچی ہو چکی تو گھر کے اندر کچھ لوگ باہر آ کر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تب ہی ابا کی سخت اور رعبدار آواز سنائی دی، یہاں کیا ہو رہا ہے سمیرا؟ رباب یہ کیا تمیز ہے؟ ابا غصے میں لال پیلے ہو رہے ہوتے ان کی طرف بڑے، ان کا غصہ دیکھ کر دونوں بہنیں ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے ان پر پانی ڈال دیا۔ ابا نے صفا کو بھی ایک جھٹک دی تھی، اور تم کیا کر رہی ہو یہاں کھڑی؟ انہوں نے ایک لمحہ دونوں بہنوں کو گھورا، پھر رباب کا بازو پکڑا، اندر چلو، تم سمیرا اپنی حد میں رہنا سیکھو، اگر دوبارہ اس طرح کے لڑتے ہوئے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابا کے لہجے میں ایک ایسی سختی تھی جو ان کی باتوں کو وزن دے رہی تھی۔ وہ رباب کو پکڑ کر اندر لے گئے، جبکہ سمیرا غصے سے پھنکارتی رہ گئی۔ صفا بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابو قبیلے کے پچھلی طرف آئے ہوئے تھے جہاں پانی بہ رہا تھا، ان کی مدھم آواز آس پاس کی خاموشی کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر پانی پر پڑ رہی تھی، ایک عجیب سا زہر بکھیر رہی تھی۔ بالا اور جھمرو دونوں کی نگاہیں دوام پر مقروض تھی۔ ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ جو کسی راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ بھابھی یہاں اگر کوئی خبری نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا، بالا نے سرسری سے انداز میں کہا۔ اس کی نظر جھمرو کی طرف تھی۔ دوام نے حیرانگی سے دیکھا، خبری کا مطلب جھمرو تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دونوں سردار سے چھپ کر کوئی انہونی حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک شرارتی سی چمک ابھری۔ آپ خبری کے سامنے گفٹ دے دیں، خبری میرا بھائی ہے، کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ بڑے مزے سے بولی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جب بالا نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک موٹا تازہ رس بھرا آم نکالا، دوام کی تو خوشی سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، آم کی میٹھی خوشبو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جھمرو نے بھی آگے کی طرف جھانک کر باقاعدہ گفٹ کا جائزہ لیا، اس کے چہرے پر بھی وہی پرسرار مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے بڑا خبری نہیں ہوں سردار کا۔ جھمرو نے نوحت سے کھول اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی جس میں چاٹ مسالہ تھا۔ میں بھی اپنی بہن کے لیے تحفہ لے کر آیا تھا۔ آپ کی دفعہ تو دوام کی آنکھوں سے خوشی کے مصنوعی آنسو جاری ہو گئے تھے، وہ آم اور چاٹ دے کر دیوانی ہو چکی تھی۔ اللہ پاک میرے بھائیوں کو زندگی دے، جگ جگ جیے میرے بھائی، آپ دونوں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، اور اگر کبھی آئے تو آپ کی چٹان کی طرح اس کا سامنا کریں۔ اللہ میرے بھائیوں کو خوبصورت بیویاں دے، ایک ساتھ دو جڑواں بچے۔ وہ خوشی سے چہک کر آم کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر وہی الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ آم اور چاٹ مسالے کا امتزاج سے جنت کی خوشی دے رہا تھا۔ بالا اور جھمرو بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئے اور جھیل میں آہستہ آہستہ پیر پتھر مارنے لگے، پانی میں دائرے بنتے جا رہے تھے۔ آج ان دونوں نے سردار کے اصول کے خلاف جا کے بہت بڑا کام کر دیا تھا۔ اگر سردار کو کانوں کان بھنک بھی لگ جاتی تھی، ان دونوں کی موت پکی تھی، مگر جانے کیوں اس لڑکی کی خوشی ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھنے لگی تھی۔
اتنی زیادہ اہمیت رکھنے لگی تھی کہ حد نہیں. دوام کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ ان کی ہر فکر کو مٹا رہی تھی. جمرو نے بالا کو آم اتارتے دیکھ کر فوراً ہی چاٹ مسالے کی پوری اپنی جیب میں رکھ لی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ بالا کیا کرنا چاہتا ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ لمحہ عارضی ہے، لیکن اس کی مٹھاس ان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی. دوام نے مزے سے بیٹھ کر چاٹ مسالہ کھایا تھا اور ان دونوں کو بالکل بھی آفر نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جس طرح سردار چاٹ مسالے کا بس ایک ہی نوالا لے کر اپنے اندر کا جن انسٹال کر چکا تھا، ان دونوں نے بھی یہی کام کرنا ہے. اس لیے اب کی دفعہ اس نے بڑے مزے سے اکیلے ہی سب کچھ کھا لیا، بنا کسی کو کوئی آفر دیا. اس کے دل میں ایک میٹھی سی چوری کا احساس تھا جس کا مزہ ہی کچھ اور تھا. باہر گلی میں گاڑی کی آواز سن کر وہ آپ کے کان کھڑے ہو گئے. اس طرح گاڑی صرف پولیس والوں کی ہی آتی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس کے ذہن میں اکرم کا چہرہ گھوم گیا. تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کی آواز بند ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اکرم باہر آ گیا ہوگا. اس نے آہستہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا. اماں کنویں سے پانی بھر کر لے آؤں؟ اس نے پوچھا تو اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اجازت دی تھی، جیسے وہ بھی اندر کی بات سمجھ گئی ہوں کہ رباب کا دل اسے باہر کھینچ رہا تھا. یہ حقیقت تھی کہ اکرم کے ساتھ اس کی کوئی محبت کی داستان نہیں چلی تھی، اور نہ ہی یہ شادی کوئی محبت کی پتنگیں اڑا کر کی جا رہی تھی. حالانکہ اس کے لیے اکرم کی اہمیت اچانک ہی بڑھ گئی تھی. ایک تو وہ بہت قابل انسان تھا، اور دوسرا وہ اس کے نصیب میں آ چکا تھا جسے سمیرہ کی جلن نے اسے الگ ہی سکون دیا تھا، اور پھر ایک ایسا نصیب بن چکا تھا جو اسے بدنامی سے نکالنے کا وعدہ کر رہا تھا. وہ کنویں کی طرف آئی تو اکرم وہیں پر آنکھوں پر گلاسز چڑھائے ہلکا سا مسکرا رہا تھا. پولیس یونیفارم میں اس کی شخصیت بہت واضح تھی. وہ باوقار اور پرعزم نظر آ رہا تھا. اگر پتہ چل گیا تھا کہ باہر گلی میں ہوں تو جلدی سے باہر نکل آتی، نہ اتنا انتظار کروایا. اس کی دھوپ میں سلگ کر رہ گیا ہوں. اسے دیکھتے ہی وہ بنا کسی طرف کا تکلف رکھے بولا. اس کی آواز میں ایک باسختہ اپنی اہمیت تھی. اس نے اتنی بے تکلفی و رباب کو حیرانگی ہوئی. اس نے سوچا کہ یہ شخص کتنا خود سر ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر آپ آئے ہیں، میں تو پانی بھرنے آئی ہوں. اس نے فوراً جھوٹ بولا. اس کے چہرے پر شرمندگی کا ہلکا سا رنگ جھلکا. اکرم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائی، جیسے وہ اس کا جھوٹ سمجھ گیا ہو. اچھا چھوڑو فضول باتیں. نمبر 2 اپنا رات کو فون کروں گا تمہیں. وہ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر بولا. اس کی نظر رباب کے چہرے پر تھی. اچھا تو آپ اس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی. اس کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی تھی. مقصد تو ہے سے میرے اور بھی بہت ہے، لیکن فی الحال تم نمبر 2، باقی باتیں رات کو سکون سے کر لیں گے. وہ اس کی کسی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، جبکہ رباب نے خاموشی سے اپنا نمبر اسے دے دیا. اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. یہ کیا صرف نمبر ہی لینے آئے تھے؟ اور نمبر لے کر پلٹنے لگا تو رباب کو حیرانگی ہوئی. وہ اسے خداحافظ تک کہے بغیر جا رہا تھا. اس کی بے نیازی رباب کو کچھ عجیب لگی. ہاں فی الحال نمبر لینے ہی آیا تھا، باقی باتیں رات کو ہوں گی. اکرم نے پلٹ کر ایک میں خیر مسکراہٹ دی. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی کال کے منتظر رہوں گی. اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. 1.5 مہینہ کم نہیں ہے سردار کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ 8 سال سے تو یہاں پر صرف سردار کی ہی حکومت ہے. اگر 1.5 مہینے میں نہیں ہوا تو 6 مہینوں میں ہو جائے گا. 6 مہینوں میں نہیں ہوا تو 1 سال، 2 سال، 10 سال میں کبھی 10 سال میں کبھی نہ کبھی تو مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا نا. جس دن کامیاب ہو گیا اسی دن تمہاری ڈولی لے کر آ جاؤں گا. وہ بھی پورے دھوم دھام سے. وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے اس پر آسمان گرا چکا. اس کا مطلب تھا کہ اس کی شادی پوری طرح سے سردار کی گرفتاری پر تھی. یہ سن کر رباب کا دل بیٹھ سا گیا. کیا مطلب اگر سردار نہیں پکڑا گیا تو آپ کی شادی نہیں کریں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. اس کی آواز میں خوف تھا. سردار کیوں نہیں پکڑا جائے گا میری جان؟ میں سردار کو پکڑوں گا. اور اب تو ویسے بھی سردار کی سالی ہو تم تو مجھے سردار کی بیوی تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر میں اس تک پہنچ گیا تو سردار کو اوپر پہنچانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی. اس کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ نہیں، وہ فون استعمال نہیں کرتی. رباب نے جواب دیا. مطلب کہ تم اپنے رشتے کی خوشخبری سے سنانے کے لیے مٹھائی دینے اس کے قبیلے جاؤ گی؟ اکرم کا لہجہ اچانک بدل گیا. اس کی آنکھوں میں ایک سازشی چمک تھی. رباب کو اس کی کوئی بات سرے سے سمجھ نہیں آتی. میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں اس موت کے قبیلے میں جاؤں گی؟ میری اتنی بھی کوئی سکی سہیلی نہیں تھی دوام کی، اس کے بغیر بھی کوئی خوشی نہ منا سکوں. اس کے لہجے میں زہر گھل گیا تھا. دوام سے نفرت اس کے اندر رچی بسی تھی. ارے میری جان، میں تمہاری سکی سہیلی بنانے کے لیے کہہ بھی نہیں رہا. بتا تو رہا ہوں کہ سردار تک پہنچنے کے لیے مجھے اس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا تب تک میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں رہے گا. اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہارے گھر والوں کو 1.5 مہینے کا وقت دیا ہے، اسی 1.5 مہینے میں تمہاری دھوم دھام سے بارات لے آؤں. میں اپنے لفظوں کا بہت پکا ہوں رباب. میں ہرگز اپنے لفظوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب تک سردار جیل میں سلاخوں کے پار نہیں ہوتا تب تک کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ جیسے اسے کلیئر کر رہا تھا. اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا. رباب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اس کی شادی کا خواب اب سردار دلدار کی گرفتاری سے جڑ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں الجھن اور بے بسی تھی. یہ کیسا رشتہ تھا جہاں یہ خوشیاں کسی کی بربادی سے مشروب تھی؟ سردار قبیلے کے پیچھے جھیل کی طرف آیا تو وہ تینوں دور سے ہی اسے بیٹھے نظر آئے تھے. جس طریقے سے وہ بیٹھے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے. شاید دوام اتنا سب کچھ دیکھ کر اب تھک چکی تھی، اس لیے آرام کر رہی تھی. اس قبیلے میں سردار کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تھی. جب بھی وہ بے سکون ہوتا تھا تب یہیں پر آتا تھا. اس جگہ کے آگے پیچھے بہت رنگ نسل کے پھول تھے، عجیب عجیب رنگوں میں، چھوٹے بڑے سائز میں، لیکن یہ بہت خوبصورت ہے. سردار نے آہستہ آہستہ قدم اوپر کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک لمبی سی بیل نکالی اور پھر چھوٹے چھوٹے پھولوں کو اس میں جوڑتے ہوئے قدم آگے بڑھاتا چلا گیا. اوپر جھیل کے کنارے پہنچتے ہوئے اس کے قدم اتنے سست تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ سردار پیچھے آیا ہوا ہے. اسے نرمی سے ہاتھ سے بنا وہ تاج آ کر دوام کے سر پر پہنایا تو وہ حیرانگی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی. جبکہ اپنے سر پر پہنے ہوئے تاج کو اتار کر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں اتنی خوبصورت چمک آئی تھی کہ سردار مسکراتے ہوئے وہیں ان تینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کتنا پیارا ہے. کس نے بنا کر دیا آپ کو؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے سر پہ پہننے لگی. حجاب کے اندر اس کا چہرہ
हिजाब के अंदर इसका हसीन चेहरा इस ताज की रौनक को और भी ज़्यादा हसीन लगने लगा था। कौन बना कर देगा मेरा गुलाब साईं, मैंने खुद बनाया है अपने फूलों के लिए फूलों से बनी चीज़ें प्यारी लगती हैं ना। इसकी मुस्कुराहट बेतहाशा खूबसूरत थी, जबकि जुमरू और बाला इस तरह से वहाँ से ऐसे खिसके जैसे पहले कभी वहाँ पर मौजूद ही न थे। इन्हें पता था कि अब यहाँ इनका ठहरना मुनासिब नहीं। सज्जन साईं भी कौन सा मकाम पसंद किया तुमने यादगार बनाने के लिए? शुरुआत कहाँ से करनी है? वैसे तो मैं इस कबीले का एक कोना यादगार बनाऊंगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये तुम बताओ। ये जगह मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जब भी मैं बेसकून होता हूँ यहीं पर आता हूँ। अगर तुम यहाँ से शुरुआत करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। वही झटके से इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींचते हुए बोला तो जैसे सांसें ही सीने में अटक गई। सरदार की कुर्बत ने से हक्का बक्का कर दिया था। अचानक वो इसके लबों पर झुकता, पूरी शिद्दत से इसके लबों को चूमने लगा। कभी इसके निचले लब को अपने होठों में दबाता तो कभी उभरे हुए लब को। इसका अंदाज शिद्दत लिए हुए था। पानी की हल्की लहरें, फूलों की महक और सरदार के होठों की तपश ने इसे लम्हे को अवधि बना दिया था। सरदार के लबों की हदत दुआम के लबों पर यूं महसूस हो रही थी जैसे सहरा को सैराब करती बारिश हो। लम्हा थम सा गया था। दुआम की सांसें इसकी सीने में अटक गई थी। आंखें नीवा और दिल दीवानावार धड़क रहा था। वो इसकी कुर्बत में खुद को भूल चुकी थी। सिर्फ सरदार था और वो थी। सरदार की उंगलियां इसकी कमर पर सख्ती से जम चुकी थी और उसका बोसा गहरा होता जा रहा था। सरदार अचानक वादी में जुमरू की हाँफती हुई आवाज़ गूंजी। वो तेजी से भागता हुआ इसकी सांस बुरी तरह कर रही थी। इन दोनों की तरफ आया। इसकी आमद इतनी अचानक थी कि सरदार दुआम दोनों चूक गए। सरदार ने दुआम के लबों से अपने लब अलग किया और एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। दुआम के चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो शर्म से अपनी नजर झुका के जुमरू बाबू मुश्किल सांस लेते हुए बोला, सरदार वो अकरम। सरदार ने एक अबरू उठाया। अकरम क्या हुआ इसे? इसके लहजे में बेजारी थी। सरदार इसने मंगनी कर ली है। जुमरू ने खबर सुनाई। सरदार के चेहरे पर कोई हाथ असर नहीं आया था। इसने कहकर लगाई, ये तो अच्छी बात है। इसे भी आखिर कोई मिल ही गया। इसका लहजा बेपरवाह था। नहीं सरदार, अच्छी बात नहीं है। जुमरू की आवाज़ में एक धमाका है इंकिशाफ था। इसने मंगनी तुम्हारी साली रुबाब से की है। कि जुमरू के अल्फाज फिजा में गूंज कर थम गए। ये खबर एक धमाका थी जिसने वादी की खामोशी को चीर दिया था। दुआम को एक जोरदार झटका लगा। इसका रंग एक लम्हे के लिए इस पर सख्ते का आलम तारी हुआ था। फिर इसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। रुबाब की मंगनी हो गई, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन सरदार का रद्द-ए-अमल इसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सरदार का चेहरा पहले तो पथराया, फिर इसके होठों पर एक बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ जो पूरी वादी में गूंज कर वापस आया। वो इतने जोर से हंसा कि वादी के बाहर इसकी कहके की आवाज़ गश्त बन गई। इसका कहका आम नहीं था। वो इसमें फतह का गरूर था। एक अजीब सी बेपरवाही और तमसा था। दुआम इसे हैल से देखती रह गई। सरदार की इस बेसाख्ता कहके में एक राज छुपा हुआ था जो सिर्फ वही जानता था। सुबह की पहली किरणें कुएं की लिपटी हल्की धुंध को चाक कर रही थी। फिजा में एक अजीब सी सरगोशी थी। रुबाब मामूल के मुताबिक दुपट्टा संभालती हाथ में मटका था में कुएं की जानब बढ़ रही थी। हर रोज़ की तरह आज भी वो पानी भरने जा रही थी। जब से दुआम गई थी ये मुसीबत इसके गले पड़ चुकी थी। मगर आज इसके कदमों में कुछ और ही कशिश थी। सांसों में अनजानी बेचैनी। इसके दिल की धड़कनें आज अलग अंदाज में धड़क रही थी। फिर वो साया जो इसकी ख्वाबों में पनप रहा था इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अकरम था, जो वही शख्स जिसने इसके दिल की वीरानी में उम्मीद का चिराग रोशन किया था। दरख्तों के साए में सफ़ेद कुर्ते में मबलूस इसकी आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थी और होठों पर वही मुस्कुराहट थी जो सिर्फ रुबाब के लिए मखसूस थी। रुबाब की इसकी आवाज़ में नरमी थी। रुबाब ठकठका गई। इसके चेहरे पर हैरत और शर्म के रंग यकजा हो गए थे। अकरम अब यहाँ इस वक्त इसकी आवाज़ में बामुश्किल सवाल सिमट आया था। अकरम आहिस्ता से मुस्कुराया, दो कदम इसकी जानब बढ़ाए। बस तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वो परसकून लहजे में बोला, कौन सी ज़रूरी बात? रात को फ़ोन पर कर लेते। वो बेसाख्ता बोली थी, अगर फ़ोन पर करने वाली बात होती तो मैं शायद फ़ोन पर ही करता। कहें क्या कहना चाहते हैं आप? वो आगे पीछे देखते हुए बोली। अकरम थोड़ी देर तक इसे देखता रहा, गोया बस लम्हे को वक्त की कैद में लेना चाहता हो। फिर आहिस्ती से बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुबाब, मैं चाहता हूँ कि हमारा निकाह हो जल्द से जल्द। रुबाब चूंक उठी। इसने सर उठाकर अकरम को देखा। इसकी आंखों में हैरत से कहीं ज़्यादा एक छुपी हुई खुशी थी जिसे वो शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मगर आप तो पहले कह चुके थे जब तक सरदार नहीं पकड़ा जाता तब तक। अकरम ने इसके बात काट दी। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी थी। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मेरा काम अधूरा है। सरदार का पकड़ा जाना मेरे लिए फ़र्ज़ है। लेकिन वो एक लम्हे को रुका, फिर धीरे से रुबाब की तरफ झुका। अगर तुम मेरा साथ दो, अगर तुम एक बार कबीले में जाकर मुझे थोड़ी सी मदद देते तो शायद ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए। रुबाब का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए मेरा की आवाज़ इसके दिमाग में गूंजी, तुम सारी ज़िंदगी कबारी बैठी रहोगी, कभी सरदार को नहीं पकड़ पाएगा और तुम्हारे ख्वाब ही रह जाएंगे। ना जाने क्यों इसका दिल आज भी इस पर यकीन करने को तैयार था। मेरा की तलखी, इसकी हसद की कहानियाँ, सब कुछ पस मंजर में चला गया। रुबाब की आवाज़ धीमी सी निकली, आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? अकरम ने मुस्कुराकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इसकी आंखों में गहरा यकीन था। तुम पर नहीं रुबाब, मैं सिर्फ तुम पर ही यकीन करता हूँ, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी मोहब्बत पर यकीन कर सकता है। मैं अपनी परेशानी सिवाय तुम्हारी और किसी से नहीं कह सकता। लेकिन यकीन की गुंजाइश नहीं। बस थोड़ी सी हिम्मत करो तुम, तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। रुबाब ने ना तो इसका हाथ थामा, ना ही इनकार किया। इसने बस हल्के से सर को झेप दिया और अकरम के लिए इशारा ही काफ़ी था। मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से निकाह की तैयारी का कह सकता हूँ। रुबाब ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये सब इतनी जल्दी? अकरम ने नज़र झुकाई, फिर संजीदगी से बोला, जल्दी नहीं रुबाब, ये ज़रूरत है। मेरे दुश्मन हर कदम पर हैं और तुम मेरी कमज़ोरी बन चुकी हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाम की हो जाओ और इससे पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ। रुबाब ने आखिरी बार से देखा। इसके चेहरे पर
मिले जुले तासरात थे, उम्मीद, खौफ। फिर इसने चुपचाप मटका उठाया, कुएं से पानी भरा और अकरम की तरफ देखे बगैर वापस पलट गई। लेकिन इसके कदमों की रुमानी इसके दिल के फैसले की गवाह थी और अब एक ही रास्ते पर चल पड़ी थी जहाँ मोहब्बत का सिरा इसे एक खतरनाक झाल की तरफ ले जा रहा था। जुमरू और बाला का मामूल बन चुका था। वह हर रोज दुआम को झील पर ले जाते, वहाँ इसे एक कैरी खिलाते। वो खिलाते तो बस एक ही थे, मगर दुआम के लिए एक कैरी भी बहुत थी। कुछ तो मिल रहा था। जहाँ इसके अपने इसे मुंह मोड़ चुके थे, वहीं ये लोग इसकी दुनिया बनते जा रहे थे। बाला और जुमरू तो सके भाइयों से बढ़कर मोहब्बत करते थे और फिर सरदार के साथ भी इसे वहाँ पर बहुत मजा आ रहा था। झील अब सिर्फ सरदार की नहीं थी, बल्कि दुआम की भी पसंदीदा जगह बन चुकी थी। ऐसी जगह जहाँ से इसे सुकून मिलता था और वह कबीले की सख्ती से कुछ देर के लिए आज़ाद हो जाती थी। और फिर सरदार से हर रोज़ खूबसूरत फूलों के ताज भी तो पहनाता था। दिन भर कबीले में घूमते घूमते जाने जुमरू और बाला से कहाँ कहाँ ले जाते। आज भी दुआम झील पर जाने की तैयारी कर रही थी। सरदार सुबह कमरे से निकलते हुए कहकर गया था, जब तुम कहोगी तब ले चलूँगा मेरा मीठा साईं। बस फिर क्या था, इसकी फरमाइशी प्रोग्राम ऑन हो गया था। आजकल तो वो सरदार से कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें करने लगी थी और सरदार सर झुकाकर हाँ मेरा सोना मुखड़ा कहकर हर फरमाइश पूरी करता था। इसे सरदार की याद से ये प्यार बड़ा रवैया बहुत अच्छा लगता था। खास तौर पर जब वो इसे डाकू जी कहकर पुकारती तो सरदार का चेहरा देखने के काबिल होता। इसके मुँह से बेसाख्ता डाकू सदके फिसलता तो वो शर्मा जाती। आज दुआम ने सफ़ेद रंग की फ्राक पहनी थी जो बेतहाशा खूबसूरती। इस फ्राक में वो खुद भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक उम्मीद भरी खुशी जो इसके चेहरे पर खिल उठी थी। तैयार होकर वो नीचे की तरफ जाने लगी। इसके कदमों में एक खास तेजी थी जिसे वो अपनी पसंदीदा लम्हे की तरफ बढ़ रही हो। सुबह की तपश सिंध के सहराई गांव पर फैल चुकी थी, जहाँ मिट्टी के कच्चे घर और सूखे दरख्त धूप में नहा रहे थे। रुबाब अपने दिन भर के मामलात में मसरूफ थी कि बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। इसके दिल में एक अनकही सी दरकत ने जन्म लिया। वो जानती थी कि बाहर कौन आया है। अकरम अपनी वादी का पक्का सुबह की पूरी शिद्दत में रुबाब के घर पहुंच चुका था। आज इसने अपनी कड़क वर्दी पहन रखी थी जो इसकी सरकारी रुतबे और पुख्ता इरादों को मुंह बोलता सबूती। सहन में दाखिल होते ही इसने रुबाब के अब्बा, चाचा और घर के दीगर अफराद को एहतराम से सलाम किया। इसकी आवाज़ में वही नरमी थी जो एक मोअज़्ज़ज़ रिश्तेदार की होती है। अंकल जी, मैं रुबाब की निकाह की तैयारी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। इसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि रुबाब अपने निकाह का जोड़ा खुद अपनी पसंद से खरीदे, इसलिए इसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है निकाह करीब है और फिर मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा तो ये सब करने का वक्त नहीं मिलेगा और मैं निकाह के लिए कोई और फैसला भी करना चाहता हूँ। रुबाब के वालिदैन के लम्हे को हिचकिचाए। माँ की आंखों में फिक्रमंदी वाज़िया हुई। बेटा, अभी तो सिर्फ मंगनी की बात हुई और हमारी बेटी इस तरह अकेला शहर भेजना। अब्बा की आवाज़ में भी पेशो पेश थी। ये इनकी रवायती और सादा असूलों के खिलाफ था। गाँव के माहौल में लड़कियों का इस तरह अकेले शहर जाना एक बड़ा कदम था। अकरम ने इनकी चेहरों पर फैली तफ्शीश को भांप लिया। इसने गहरी सांस ली और इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, अंकल जी आप बेफिक्र हैं। रुबाब, अब सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी इज्जत है। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूँगा और मैं इसे सिर्फ 2 घंटे में वापस यहीं छोड़ जाऊँगा। यह मेरा वादा है आपसे। इसने अपनी वर्दी की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे पर एक पुख्ता आज़म था। मैं सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे गाँव का हाफिज़ हूँ। मेरी वर्दी पर आप यकीन कर सकते हैं। चाचा को अब भी एतराज़ था। इसकी पेशानी पर बल पड़ गया। लेकिन बेटा, ये गाँव का रिवाज नहीं है। मगर इससे पहले वो कुछ कहते रुबाब के अब्बा ने इसका हाथ थामा। वो अकरम की वर्दी, इसके पुख्ता अल्फाज, इसके लहजे में मौजूद यकीन और सबसे बढ़कर बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र से मुतासर हो चुके थे। इन्हें लगा कि अकरम जैसा वर्दी वाला रिश्ता इनकी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक लम्हे सोचा, फिर फैसला सुना दिया, ठीक है बेटा, तुम रुबाब को ले जा सकते हो, मगर एहतियात से जाना और वादे के मुताबिक इसे जल्द से जल्द वापस छोड़ जाना। इनकी आवाज़ में इत्मीनान और मजबूरी दोनों झलक रही थी। रुबाब ये सब चुपचाप सुन रही थी। इसके दिल में एक अजीब सी खुशी और शराब की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि सिर्फ निकाह के जोड़े का बहाना था, असल मकसद अकरम का काम था। मगर इसके दिल ने अकरम की बातों पर एतबार करना चाहा। इसके लिए एक उम्मीद थी, एक खौफ की ताबीर इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बाप की इजाज़त मिलते ही रुबाब ने अपने अंदर की झिझक को दबाया और खुद को संभाला। इसने एक नज़र अकरम की तरफ देखा जिसकी आंखों में गहरी हिसाब लगाती चमक थी। ये चमक रुबाब की नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल रह गई। इसने अपना सर हल्का सा झुकाया और अकरम के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शहर की जानिब निकलते ही रुबाब ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये इसकी ज़िंदगी का एक नया बाप था जिसमें सादगी, तकदीर और शायद एक पोशीदा खतरा भी शामिल था। वो नहीं जानती थी कि इसके सफर का अंजाम क्या होगा, मगर इसके दिल में एक अनकही उम्मीद और अकरम पर एक अटूट यकीन था। कबीले के अंदरूनी हिस्से में हलचल हुई। इब्राज जो कबीले के नौजवानों में से एक था, चोरी छुपे एक औरत को कबीले के अंदर लाया था। इब्राज से एक बंद कमरे में ले गया जहां वो रात गुजारने का इरादा रखता था। इसे गुमान भी न था कि कबीले की आंखें जो हर कोने में फैली हुई हैं इसे देख रही हैं। सरदार और बाला को इस बात की भनक लग चुकी थी। कबीले में कुछ असूलों के खिलाफ हो रहा था कि कबीले में कुछ असूलों के खिलाफ हो रहा था। जो अपने कबीले के रवायात और गैरत का पुख्ता मुहाफिज था, इस बात पर शदीद गुस्से में था। बाला हमेशा की तरह सरदार के अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार इसके साथ था। यह खबर यकीनन जुमरू ने दी थी, जिसकी नज़र हमेशा कबीले के हर फर्द की हरकत पर रहती थी। पलक झपकते ही सरदार और बाला ने इब्रार के कमरे का रुख किया। बगैर किसी पक्ष की इत्तला के सरदार ने दरवाज़ा खोला और इब्रार को अंदर से खींचकर बाहर निकाला। इसे कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि पिछली रात यहाँ इस कबीले में जना जैसा गुनाह किया गया था। इब्रार जो बौखलाया हुआ खौफज़दा नज़र से सरदार को देखने लगा। तुम कल रात इस लड़की के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे? सरदार की आवाज़ गरजता थी। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। सरदार ये गलत काम कर रहा था, हमारे कबीले को गंदा कर रहा था। जुमरू की आवाज़ गूंजी। सुबह की रोशनी फूटने से पहले इसने कबीले से इस लड़की को रफा दफा करवाया है। जुमरू ने तफसील बताई। इसके कमरे से निकलते ही जुमरू ने इसे खबरदार कर दिया था। तभी तो सरदार इस वक्त यहाँ इसके सामने खड़ा था। जुमरू पीछे खड़ा था। इसने खुद को अपनी आंखों से देखा है इसे। ये इस औरत को छुपा कर लाया था। कबीले के एक और लड़के ने गवाही दी। इब्रार मुकम्मल तौर पर बखला चुका था। इसके आसान खता हो चुके थे। वह कामते हुए अपने अल्फाज तलाश करने लगा। सरदार माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। सरदार और बाला इसके एक सुनने को तैयार नहीं थे। इसने यह अमल कबीले के सदियों पुरानी रवायत के
इनके लिए ये अमल कबीले की सदियों पुरानी रवायात की खुली खिलाफ वर्जी था। सरदार ने बाला को इशारा किया, बाला चाक बुलाओ। सरदार के हुक्म की देर थी कि बाला ने फौरन एक भारी चाबक लाकर सरदार के हाथ में थमा दिया। सरदार ने एक वहशियाना मुस्कुराहट के साथ चाबक को हवा में लहराया और फिर बेदर्दी से इब्रार पर बरसाना शुरू कर दिया। चाबक की आवाज़ सुबह की खामोशी में वहशतनाक गूंज पैदा कर रही थी। इब्रार दर्द से चीख रहा था, इसका जिस्म हर चाबक के साथ तड़प रहा था, मगर सरदार का हाथ रुका नहीं। इसका अंदाज इंतहाई वहशियाना और बेरहम था। इसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ इंतकाम और कबीले के हसूल की पासदारी का जुनून था। इस लम्हे दुआम जो अपनी रोजमर्रा की फरमाइश लेकर सरदार के पास आई थी, नीचे के मंजर को देखकर साख्त रह गई। वह आज फिर सरदार से फरमाइश करने आई थी कि वैसे झील पर ले जाए। इसके कदम बेइख्तियार नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और होंठों पर मुस्कुराहट सजी, जब अचानक ये वहशियाना मंजर की आंखों के सामने आ गया। इब्रार की चीखें चाबक की तरह राहत और सरदार और बाला की चेहरों पर छाई सफाक की। ये सब देखकर दुआम बुरी तरह डर गई थी। इसका दिल सीने में धक धक करने लगा। बेख्तियार पीछे हटी, इसके कदम पत्थरों पर लड़खड़ाए और बुरी तरह गिर गई। इसके घुटने पत्थरों से टकराकर झिल गए, मगर इसे डर का एहसास भी न हुआ। इसकी आंखों में सिर्फ खौफ था और वहाँ एक लम्हा भी रुकना नहीं चाहती थी। अपनी चादर में वहीं फेंक कर वो वहशतज़दा हालत में वापस अपने पथरीले पहाड़ों वाले कमरे की तरफ भागी। इसकी सांस फूल रहा था और दिल डूब रहा था। सरदार ये मंजर देखकर चाबक बाला के हवाले किया। इसके चेहरे पर एक लम्हे को परेशानी के तासुरात उभरे। वो फौरन दुआम के पीछे ऊपर की तरफ लौका। इसके ज़हन में दुआम का खौफज़दा चेहरा और छुले हुए घुटने घूम रहे थे। सरदार ने इब्रार पर चाकू बाला के हवाले किया और बिजली की तेजी से ऊपर दुआम के कमरे की तरफ लौका। इसके ज़हन में इब्रार की सजा से ज़्यादा दुआम का खौफज़दा चेहरा और इसके छुले हुए घुटने घूम रहे थे। इसे फिक्र थी कि इसकी मासूम साईं कितनी डर गई होगी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसने दुआम को बिस्तर के कोने में सिमटा हुआ पाया। वो लड़स रही थी, इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों में दहशत के साए गहरे थे। सफ़ेद सलवार पर खून के सुर्ख धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे जो इसके घुटनों से रस रहा था। सरदार का दिल एक लम्हे को दहल गया। वो फौरन दुआम के पास आया और उसके घुटनों के बल बैठ गया। इसके लिए में अब वो गरज नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह नरमी और फिक्रमंदी थी। मेरी बहादुर चूसी, मेरा सोना मुखड़ा, क्या हुआ मेरी जान के टोटे? इसने नरमी से कहा। तुम इतना डर क्यों गई हो? तो हमने सरदार की तरफ खौफज़दा नज़र से देखा। इसके होठों पर कमकमी तारी थी। वो कुछ न कह सकी, बस नफ़ी में सर हिलाती रही। इसे अभी भी नीचे का वहशियाना मंजर याद था और सरदार का वो रूप जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। सरदार ने दुआम का हाथ थामा। मेरा मीठा साईं, वो गलत कर रहा था, बहुत गलत। इसकी आवाज़ में समझाने का तासर था। कबीले में ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं है, हमारे हसूलों के खिलाफ है। इसे सज़ा मिलनी ही थी। मैं बस इसे सज़ा दे रहा था। इसने दुआम के चेहरे पर अपनी हथेली फेरी, जैसे ऐसे तसल्ली दे रहा हो। इसकी नज़रें इसके घुटने पर पड़ी जहाँ से खून रस रहा था। इसकी पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें उभर रही थी। ओ मेरा मासूम साईं, ये क्या कर लिया? वो बेख्तियार बड़बड़ाया। दर्द हो रहा होगा। इसने फौरन अपनी कमीज़ के बलूच से दुआम के घुटने पर बहते खून को साफ किया। फिर इसने अपने जूते की नोक से एक डिबिया निकाली जो शायद हमेशा इसकी जेब में होती है। वह एक मरहम की ट्यूब थी जो इसने बड़ी एहतियात से दुआम के प्लाजो पजामे को घुटने से ऊपर करते हुए छिले हुए घुटने पर लगाई। इसकी मजबूत हाथ इंतहाई नरमी से मरहम मल रहे थे। इसकी कुल कायनात स्पष्ट इस लड़की में ही थी। मरहम लगाने के बाद इसने दुआम का चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या झील पर जाना चाहती हो मेरा मीठा साईं? दुआम ने फौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। इसकी आंखों में अभी भी खौफ का समुद्र ठाटे मार रहा था। इसे सरदार का ये रूप समझ में नहीं आ रहा था। इसका वहशियाना गुस्सा और फिर ये बेपनाह नरमी। डाकू जी, में इसकी आवाज़ गले में अटक गई। डाकू सदके मेरा सजन साईं। सरदार ने इसकी हालत देखकर एक लंबी सांस ली। इसे एहसास हुआ कि दुआम अभी भी खौफज़दा है। ठीक है मेरा सोना मुखड़ा, अभी नहीं, बल्कि शाम को चलते हैं। इसने इसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ। इसने कमरे से निकलते हुए एक आखिरी नज़र दुआम पर डाली जो जिसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अपनी कुल कायनात को परेशान देकर खुद भी अजियत में हो। डाकू जी तो जालिम है, बाला भैया भी कितने जालिम है। बाला भैया से बात नहीं करूंगी, डाकू जी से भी बात नहीं करूंगी। दुआम बरबरा रही थी। वो बिस्तर पर सिमटी हुई थी। इसका ज़हन बस अभी तक इस वहशियाना मंजर में उलझा हुआ था। कैसे मार रहे थे इस बेचारे को? अगर वो मर जाता तो क्या ही गंदा काम किया होगा इसने? कैसे मार रहे थे इसको? अल्लाह, वो रात को सोएगा कैसे इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद? इसके घुटनों में दर्द हो रहा था। जैसा दाने मरहम लगाया तो वो बार बार इन पर फूंके मारती दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके ज़हन में इस इंसान का ख्याल भी था जिसने मार खाई थी। सरदार के हवाले से तो इससे पहले एक शख्स था कि वो जालिम था। शक था कि वो जालिम होगा। इसकी शक्ल भी जालिमों वाली थी, आंखों में सख्ती और चेहरे पर हर वक्त एक रोब। लेकिन इसका बाला भैया तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई था। इसे प्यार करता था, इसका ख्याल रखता था। वो ऐसे जालिम होगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। ये ख्याल इसे अंदर तक हिला रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खुला और बाला खाना लेकर आया। बाला को देखते ही दुआम के खौफ से इसकी सांसें रुकी। दुआम की खौफ से सांसें रुकी थी। इसका वही वहशी रूप जो इसने नीचे देखा था इसकी आंखों के सामने घूम गया। बाला ने खाने की थाली एक तरफ रखी और दुआम की तरफ एक नज़र डाली। इसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट थी। शायद वो दुआम को छेड़ना चाह रहा था। बड़ा शौक चढ़ा है तुम्हें झील पर जाने का, वो भी सरदार के साथ। मैं तुम्हें क्या कहा था छोटी, थोड़ा सब्र से काम लेना, काम खत्म करके मैं तुम्हें झील पर ले जाऊंगा। वह मजीद मुस्कुराते हुए बोला। और वैसे भी मेरे साथ झील पर जाने का तो भी फ़ायदा भी होगा। लेकिन दुआ मुस्कुरा भी ना सकी। इसके ज़हन में तो बस बाला को वही रूप घूम रहा था, वही बेरहमी जिसे वो इब्रार को मार रहे थे। वो खौफज़दा थी, उसके लिए मुस्कुराना नामुमकिन था। बाला ने इसकी खामोशी और चेहरे पर फैले खौफ को महसूस किया। इसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे मिट रही थी। चलो जल्दी से खाना खाओ, अब झील पर तो सुबह ही जाएंगे, क्योंकि सरदार का कहना है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। इसने खाने की ट्रे इसके सामने लगाते हुए पूछा, बोलो कुछ। अब क्या मुँह में दही जमाकर बैठ गई है? वो इसे खामोश बैठे देखता रहा। तो हम नज़र ज़मीन पर झुकाए बैठी थी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी। बाला काफ़ी देर से देखते रहा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई।
फिर बाला ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, वो आदमी गलत काम कर रहा था दुआम, बहुत गलत। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। कबीले में बेशक बहुत गलत काम होते हैं, यहाँ कत्ल भी एक आम बात है, लेकिन जना हम किसी को भी नहीं करने देते। ये हमारे कबीले के असूलों के खिलाफ है। वो दुआम के करीब हुआ, इसकी आवाज़ धीमी होगी। वो आज रात में बहुत गलत काम कर रहा था। वो किसी औरत को खरीद कर लाया था यहाँ। वो हमारे कबीले में हराम गंदगी फैला रहा था। ये कबीला हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के साथ बना हुआ है दुआम। हमने अपनी माएँ बहनें आग में जलती हुई देखी। ये इन कुर्बानियों का मुंह बोलता सबूत है। यह कबीला, हम इस कबीले को गंदा नहीं होने दे सकते। बस इसीलिए हमने वो काम किया जो ज़रूरी था। मैं जानता हूँ तुम खौफज़दा हो गई हो, लेकिन मेरी प्यारी बहना, कुछ मामलात में दिल को एक तरफ रख कर सोचना पड़ता है। इसने एक लम्हे दुआम की तरफ देखा। इसे उम्मीद थी कि दुआम इसकी बात समझ जाएगी। तुम खाना खाओ, हम सुबह जेल पर जाएंगे। बला ने देखा कि दुआम अब भी साख थी और इसने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया था। वो मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। तो हम खामोशी से बंद दरवाजे को देखती थी। इसका दिल धड़क रहा था और बाला की बातें इसकी जहन में गूंज रही थी। इसे कबीले के असूल की ये सख्ती और बाला की तो वजह समझ नहीं आ रही थी। बस एक बात मालूम थी कि वो जिसको बाला को जानती थी वो इतना ज़ालिम नहीं हो सकता। इसका खौफ कम नहीं हो रहा था। शहर का सफ़र बाप के लिए एक अजीब तजुर्बा था। अकरम ने दुकान पर से निकाह का जोड़ा पसंद करने में मदद की, लेकिन बाप की नज़र बार बार अकरम के चेहरे पर टक जाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स एक लम्हे में कितना मेहरबान हो जाता है और अगले ही लम्हे इसकी आंखों में एक सख्ती झलकती थी जो इसकी रूह तक को सर्द कर दे रही थी। इसके अंदर एक कशमकश जारी थी। क्या ये वाकई मोहब्बत थी जिसका अकरम दावा कर रहा था, या ये सब कुछ और था। जोड़े का वादा पूरा करते ही अकरम रबाब को लेकर वापस गांव की तरफ रवाना हुआ, मगर इसने गाड़ी गांव के अंदर ले जाने के बजाय इसे कबीले के करीब एक निस्बतन सनसनाट जगह पर रोकी। रबाब की दिल की धड़कनें तेज होगी। इसे मालूम था कि अब असल मकसद की बात होगी। अकरम ने गाड़ी का इंजन बंद किया और रबाब की तरफ मुड़ा। इसके चेहरे पर एक संजीदगी थी जो रबाब को मजीद खौफजदा कर गई। रुबाब, अब तुम्हें अंदर जाना है, इसने सीधे अल्फाज में कहा। रुबाब की आंखों में खौफ था। अंदर कहाँ? इसने बाप मुश्किल पूछा। कबीले के अंदर। अकरम ने वाज़ेहत की। तुम्हें वहाँ पर दुआम को यकीन दिलाना है, इसे समझाना है कि हम इसे वहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं। एक डाकू के साथ इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। वो एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो सिर्फ कत्ल और गैरत के नाम पर खून के सिवा कुछ नहीं करता। अकरम की आवाज़ों में एक ऐसी शिद्दत थी, रुबाब का रंग फक हो गया। इसकी रगों में घूम जमने लगा। कबीले के अंदर जहाँ डाकू बसते हैं, जहाँ सरदार और बाला जैसे वहशी लोग थे, इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसे वहाँ जाना पड़ेगा। खौफ से इसकी जान निकल रही थी। इसके हाथ पसीने से भीग गए और सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं कैसे तुम्हें करना होगा रुबाब। अकरम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, मगर इसके अंदाज में नरमी कम और हुक्म ज़्यादा था। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, ये हमारी मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। दुआम को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और एक बेबस लड़की जो इन जालिमों के जंगल में फंसी हुई है। और फिर हमारा मकसद सिर्फ दुआम को बचाना नहीं, हमारा मकसद इस पूरे गाँव से डाकुओं की दहशत को ख़त्म करना है। और अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मेरी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी। और अगर मेरी ज़िंदगी बदलेगी तो ज़िंदगी तो तुम्हारी भी बदलेगी। DCP की बीवी कहलाओगी तुम। वह जैसे इसका डर ख़त्म करके इसे मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। रुबाब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसके अंदर का हर रेशा चीख रहा था कि वह यह ना करे, मगर अकरम की बातों ने इसके भरोसे के दाऊं ने और मुस्तकबिल की उम्मीद ने इसे मजबूर कर दिया। और वो कुछ भी नहीं बोल सकी। बस नफ़ी में सर हिलाने की हिम्मत भी न कर पाई। इसने जैसे तकदीर के सामने हार मान ली थी। इसने अकरम के हाथ से एक छोटी सी थैली ली जिसमें शायद दुआम के लिए कुछ पैगाम या चीज़ थी। गाड़ी से उतरते ही रुबाब ने कदम उठाए। इसके हर कदम पर ज़मीन कांप रही थी। वो कबीले के हदूद की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कबीले के करीब ही पहुंची थी कि किसने इसे देख लिया। वो जुमरू था जो हमेशा कबीले की तरफ में नजर रखे रहता था। जुमरू ने रुबाब को पहचान लिया और सरदार की साली थी। जुमरू ने एक लम्हा भी ज़या न किया और बिजली की तेज़ी से भागकर सरदार को खबर दी। सरदार रुबाब आई है, वो बाहर कबीले के करीब है। सरदार जो अपने मखसूस मकाम पर दुआम की वजह से परेशान बैठा था, ये खबर सुनकर चुका। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली गई, ऐसी मुस्कुराहट जो बाज़ाहिर तो खुशी की थी, मगर इसके अंदर एक गहरी पुरफरेब चालाकी छुपी हुई थी। वो अपनी मसूबे के तकमील के एक और कदम करीब हुआ था। सारी सभा को इज्जत से कबीले के अंदर लेकर आओ, सरदार ने हुक्म दिया। इसकी आवाज़ में एक अनोखी रुमानी थी जो इसकी ज़मीनी मुस्कुराहट के साथ हम आहंग थी। वो जानता था कि रुबाब का यहाँ आना किसी आम वजह से नहीं होगा। सरदार दूर शाही पत्थर पर बैठा अपनी ज़मीनी मुस्कुराहट के साथ रबाब को कबीले का हदूद में दाखिल होते देख रहा था। इसकी नज़रों में एक फातिहा चमक थी जैसे वो किसी शतरंज की बाजी का अगला महरा चलने वाला हो। जुमरू सरदार का हुक्म सुनकर बिजली की तेज़ी से रबाब की तरफ भागा। इसके चेहरे पर इज्जत और फरमाबरदारी के तासरात थे। सरदार की साली साहिबा तशरीफ रखी है। इसने कबीले के बीचों बीच एक साफ सुथरी चरपाई बिछाकर से बैठने के लिए कहा। आप यहाँ बैठे, हम भाभी को बुला कर लाते हैं। ये कहकर वो फौरन मुड़ा और दुआम के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर दुआम अभी भी अपने घुटनों के दर्द और बाला की बातों की तजाद में उलझी हुई थी। जुमरू हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। भाभी नीचे नीचे आपकी बहन आई है। दुआम को यकीन नहीं आया, मेरी बहन। वो झटके से उठे के ही दिनों से वो अपने घर वालों से दूर थी। इसकी आंखों में एक उम्मीद सी चमकी। वो फौरन जुमरू के साथ नीचे आई थी जहाँ रुबाब चारपाई के करीब खड़ी थी। रुबाब दुआम को देखते ही उठ खड़ी हुई थी। अपनी बाहें फैलाई और दुआम को अपने सीने से लगा लिया। दुआम भी रुबाब से मिलकर बहुत खुश हुई थी। जुमरू दोनों को आपस में लिपटे देखकर मुस्कुराया। भाभी, आप अपनी बहन से बातें करें, मैं इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो फौरन वहाँ से निकल गया। दुआम ने एक नज़र दूर पर थे पत्थर पर सरदार को देखा जो इसकी तरफ ही देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वो रुबाब के साथ चारपाई पर बैठ गई। देखो दुआम, बाज़ाहिर मैं तुम्हें अपनी मंगनी की खुशखबरी देने के लिए आई हूँ। रुबाब ने धीमी सरगोशी जैसी आवाज़ में बात शुरू की ताकि कोई और न सुन सके। इसने दुआम का हाथ थामा, लेकिन
लेकिन दर हकीकत मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम खुद को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस डाकू के पूरे करोड़ों को जल्द ही मंजर आम पर ले आएंगे, ये सब लोग पकड़े जाएंगे, तुम्हें आज़ादी मिलेगी और इसके लिए तुम्हें हमारी मदद। रुबाब ने इसे बात काटने पर मजबूर किया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो दुआ, मेरी बात गौर से सुनो। रुबाब ने इसकी बात मुकम्मल होने दी। इसका लहजा आप पुरज़म था। मैं जानती हूँ कि ये लोग तुम पर यकीनन बहुत जुल्म करते होंगे, ये बहुत जालिम लोग हैं। कत्ल और गैरत के नाम पर खून करना इनके लिए बहुत मामूली सी बात है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, एक डाकू के साथ तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। ये डाकू तुम्हें तलाक देगा और चुप हो जाए रुबाब बाजी। तो हम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। इसने रुबाब का हाथ झटक दिया। इसकी आवाज़ में गुस्सा और चिड़चिड़ापन था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करे। यहाँ के सारे लोग मेरे अपने हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती और बेहतर होगा कि आप भी दोबारा यहाँ ना आए। आप लोग अपनी ज़िंदगी की खातिर मुझे छोड़ चुके हैं, तो अब ये हमदर्दी के दिखावे करने की क्यों आए हैं आप लोग? तो हम गुस्से से कम कपा रही थी। इसने रुबाब को दूसरी दफ़ा देखे बगैर चारपाई से उठी। वो रुबाब को दूसरी बार देखे बगैर चारपाई से उठी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। इसका दिल इस दिखावे और झूठ से पटने को तैयार था। रुबाब हैरत ज़्यादा रह गई। दुआम का ये रद्दमल इसके लिए गैर मुतवक्का था। इसने एक सरसी निगाह दूर पत्थर पर बैठे सरदार की तरफ डाली, जो अब मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में एक गहरी चालाकी और इत्मीनान था, जिसने इसने एक और बाजी जीत ली है। और जुमरू साली साहिबा को कबीले के बाद छोड़ के आओ, तहाफ़ुज़ से इंस्पेक्टर साहब इंतजार कर रहे होंगे। दिलदार ने भरपूर इंगरारी लेते हुए पत्थर से नीचे छलांग लगाई और इत्मीनान से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। रुबाब की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। तमाम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रुबाब की तलब बातों और अपने दिल में उठने वाले आसानी से बेचैन कर दिया था। इसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अपने खानदान ने इसके क्यों छोड़ दिया था और अब ये दिखावे कि हमदर्दी क्यों। वो ये नहीं सोचूं में गुमती कि दरवाज़ा खुला और सरदार अंदर दाखिल हुआ। मेरा मीठा साईं, मेरा बहादुर चूजी। सरदार की आवाज़ कमरे में गूंजी। इसके लिए जो में वही रौब था जो मगर अब इसमें खास अपनाहियत और नरमी थी। मेरा सोना मुखरा, तैयार हो जाओ। दुआम ने चू कर सरदार की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब भी रुबाब के अल्फाज गूंज रहे थे। वो चुपचाप बैठी रही, कुछ भी न बोली। सरदार ने इसकी खामोशी और चेहरे पर छाई उदासी को माम लिया। वो जानता था कि रुबाब की बातों ने इसे तकलीफ पहुंचाई है। सरदार मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इसके चेहरे पर कम ही आती थी। आज हम दोनों डिनर डेट पर जाएंगे। तो हमने ऐसे सरदार की तरफ देखा। डेट? इसने बात मुश्किल पूछा। ये अल्फाज इसने सिर्फ फिल्मों में सुना था। हाँ डेट। सरदार ने सर हिलाया। इसकी आंखों में चमक थी। जैसे अंग्रेज़ लोग डेटें मारते हैं ना, इसी तरह हम झील किनारे डिनर करेंगे। मैंने बाला से सारा इंतजाम करवाया है। सिंधु के करीब आकर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, लाल रंग का लिबास पहना, तुम इस रंग में बहुत प्यारी लगती हो। सरदार ने रुबाब के बारे में कोई बात नहीं की थी जैसे इसका जिक्र ही ना हो। इसे सिर्फ दुआम को खुश करने पर तवज्जो दी थी। दुआम जिसको रुबाब की बातों ने बहुत बेसुकून कर दिया था, इस वक्त बस सुकून चाहती थी। सरदार की ये छोटी छोटी कोशिश इसे अजीब सा इत्मीनान दे रही थी। वो खामोशी से उठी और अलमारी से लाल रंग का खूबसूरत लिबास निकालते हुए तैयारी करने लगी। इसे ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत अच्छी लगती थी। ये एहसास कि कोई इसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसके दिल में सरदार के लिए बहुत खास मकाम बना रहा था। झील के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और चांद की हल्की हल्की रोशनी पानी की सतह पर रक्स कर रही थी। ये मंजर किसी खौफ से कम नहीं था। सरदार ने बाला से हाथों पर झील किनारे डिनर का इंतजाम करवाया था। एक बड़े से पत्थर के करीब रंगीन कमकमे लगाए गए थे जो मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे और दरमियान में एक खूबसूरत दस्ते हमान बिछाया हुआ था। दस्ते हमान पर दुआम की पसंद की तमाम चीज़ें मौजूद थी। मीठे पर मुख्तलिफ किस्म की रोटियां, ताज़ा सब्जियां और कई तरह के सालन। सरदार को अच्छी तरह मालूम था कि दुआम गोश्त नहीं खाती, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि दस्ते हमान पर गोश्त से बनी कोई चीज़ ना हो। ये छोटी सी बात दुआम के दिल को छू गई। से अच्छा लगता था कि सरदार इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखता है। तो हम लाल रंग के लिबास में बहुत खूबसूरत लगी थी। इसका चेहरा चांद की रोशनी में दमक रहा था। वह सरदार के साथ पत्थर पर बैठी जहाँ से झील का दिलकश मंजर नजर आ रहा था। सरदार ने इसे अपने करीब बिठाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इसके अंदर के वहशी डाकू से कहीं मुख्तलिफ थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, मेरा सोना मुखरा? सरदार ने धीमी आवाज़ में पूछा। दुआम ने सरदार की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। डाकू जी, बताकर सरप्राइज़ नहीं होता। आपने मुझे कमरे में बता दिया था कि यहाँ क्या होने वाला है। इसने जैसे इसकी अकल पर मातम की थी। ओहो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हें साथ डिनर डेट मारने आया हूँ। चलो अगली दफ़ा बताए बगैर लेकर आऊँगा, लेकिन ये तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इसने शर्माते हुए कहा। इसे सरदार की ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत अच्छी लगती थी। ये एहसास कि वो उसे खुश करने के लिए इतना कुछ करता है, ये सब रुबाब की बातों के बाद इसे कुछ सुकून दे रहा था। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। झील के पर सुकून फिजा में सितारों की चमक और चांद की नरम रोशनी में ये डिनर का अनोखा तजुर्बा था। सरदार ने इसे प्यार से लकमे खिलाई। इसके हर हदा में वो अपना ही थी जो शायद ही इसके डाकू आना रूप में कोई देख पाता। दुआम ने महसूस किया कि ये वो लम्हात हैं जब वो इसके डाकू सरदार के साथ भी महफूज और खुश महसूस करती है। ये इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। दुआम झील के किनारे सरदार के पहलू में बैठी थी जहाँ सितारों भरी रात और चांद की नरम रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। इसकी आंखों में हसरत थी कि ऐसी ख्वाहिश जो इसके दिल में मुद्दत से पनप रही है। डाकू जी, आपने गलत जगह पर कमरा बनवाया है। इसे सरदार की तरफ देखते हुए एक प्यार बड़ी शिकायत की। आपको यहाँ इस मकाम पर कमरा बनवाना चाहिए था। हम यहाँ झील किनारे रहते, कितना अच्छा लगता ना सब कुछ। इसकी आवाज़ में मासूमियत और एक अनोखी हज़रती से मालूम नहीं था कि वह जिस शख्स से बात कर रही थी वो इसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की ताकत रखता है। वह जैसे सारे दिन की बातें भूल चुकी थी। रुबाब का आना, इसकी तलख बातें, बाला की वाज़ेह हदें, सब कुछ इसके खूबसूरत माहौल में
धुंधला चुका था, वो एकदम तरोताज़ा महसूस कर रही थी। इसने एक लंबी सांस ली और उठने लगी। चलें अब खूबसूरत जगह को छोड़कर वापस इसी पहाड़ पर चलते हैं, कल फिर आएंगे यहाँ। इसके लहजे में एक मासूम उदासी थी। सरदार ने इसे रुकने का इशारा किया। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो इसके साथ चेहरे को नरम बना रही थी। इसने प्यासे दवाम का हाथ थामा, इसे दोबारा अपने करीब बिठाया। मेरा मासूम साईं, अगर यहाँ रहना चाहे तो क्या सरदार ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? इसकी आवाज़ में ऐसा प्यार था जो दवाम के दिल में उतर गया। दवाम ने हैरत से सरदार की तरफ देखा। इसकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। रहना यहाँ? सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बने एक बड़े से हेमे की तरफ इशारा किया। वो टेंट झील के बिल्कुल करीब नफ्स किया गया था। कम की रोशनी मध्यम रोशनी में चमक रहा था। ढेर मारने के बारे में ये बताया था ना, ये लो तुम्हारा सरप्राइज़ हो गया, इसने शरारत से कहा। दवाम की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ नाचने लगी। वो एक लम्हे को साख्त हुई, फिर खिलखिलाकर हंसी। इसकी हंसी की आवाज़ झील के पानी में गूंजी। वो सरदार के दिल में उतरती चली गई। इसकी ये हंसी सरदार के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। इसका मतलब है कि हम नहीं जा रहे, हम यहीं रुकेंगे रात को। दवाम की आवाज़ खुशी से चहक रही थी, जैसे कोई नन्हा परिंदा पहली बार उड़ा हो। सरदार दवाम की इस बेसाख्ता खुशी पर अपना आप हार बैठा। वो कहका लगा हंसा, एक ऐसी हंसी जो इसके रूह से निकली थी। इसने अपने बाजू फैलाया। दवाम के अगले ही लम्हे चहकते हुए इसके सीने से लग गई। सरदार ने इसे अपने बाजू में मजबूती से भर लिया, जैसे वो इसे दुनिया की हर आफत से बचाना चाहता हो। दवाम का नरम और नाजुक वजूद इसके ताकतवर बाजू में महसूस कर रहा था। इसने अपना चेहरा सरदार के सीने में छुपाया और सरदार ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। एक गहरा सुकून दोनों पर छा गया। वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इस लम्हे इन दोनों की दुनिया सिर्फ ये झील किनारा और एक दूसरे का साथ था। मोहब्बत का नया रंग इनके रिश्ते में गहरा होता जा रहा था। दिलदार के मजबूत बाजू में सिमटी दवाम ने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो इस दुनिया में आने के बाद ही मिला था। इसकी धड़कनें दिलदार के सीने से टकरा रही थी, एक आरामदायक तार जो इसके अंदर किशोर को खामोश कर रही थी। इसने अपना सर ऊपर उठाया। आंखें दिलदार की आंखों में डूब गई। इस हल्की रोशनी में इसकी आंखें जो आमतौर पर सख्त और हुक्म चलाने वाली होती थी, अब प्यार और नरमी से चमक रही थी। मेरी बहादुर चूजी, दिलदार ने नरमी से कहा। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे रेशम पर शबनम गिर रही हो। इसने आहिस्ते से दवाम के गाल कुचवा। इसकी उंगली का लम्स दवाम की रगों में बिजली बनकर दौड़ा। मेरा ये दिल बस तुम पर ही ठहर गया है मेरा सोना मुखड़ा। दवाम ने अपने नाजुक हाथ दिलदार के हाथ पर रखा। इसकी उंगलियों ने इसकी सख्त उंगलियों को थाम लिया। ये एक खामोश वादा था कि एक ऐसा रिश्ता जो इन दोनों के दरमियान बन चुका था, इतना सच्चा और प्यारा कि इस पे यकीन करना मुश्किल था। और अब भी इसे डाकू जी कहती थी, एक शरारत बड़ा नाम जो इसके सख्तपन की याद दिलाता था। लेकिन इस समय वो सिर्फ दिलदार था, वो शख्स जिसे अपनी सांसों से ज़्यादा अजीज बना लिया था। दिलदार आहिस्ता से दवाम के करीब आया। इसकी गर्म सांसें दवाम के होठों से टकरा रही थी। दवाम हेमे के बाहर कहीं गायब हो जाएगी। बस वो दोनों थे, बस इस प्यार भरे लम्हे में कैद। दुनिया हेमे के बाद कहीं गायब हो चुकी थी, बस वो दोनों थे इस प्यार भरे लम्हे में कैद। इसकी नज़र दवाम के होठों पर एक लम्हे को ठहरी थी। इसने आहिस्ता से अपने होठ दवाम के होठों पर रख दिए। पहला बोसा बहुत नरम था, जैसे कोई पहली बार किसी फूल को छू रहा था। ये सिर्फ होठों का मिलना नहीं था, ये दिल रूप का मिलाप था। दवाम की आंखें आहिस्ता से बंद हो गई और फिर वो मज़ीद इसके बाजू में सिमट गई। इसका जिस्म खुद ब खुद इसकी मोहब्बत की तरफ खींच रहा था। जैसे जैसे ये लम्हा गहरा होता जा रहा था, बोसे पर जोश होता जा रहा था। ये इन बेपनाह जज्बों का इजहार था जो इसके दिलों में परवान चढ़ रहे थे। ये एक ऐसा बोसा था जो चाहत की कहानी कह रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो अनोखी सूरत हाल में बना था और आने वाले लम्हों का एक मीठा वादा था। जब इनके होंठ अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थी। इनकी पेशानियां एक दूसरे से लगी हुई थी। इनके दरमियान की फिजा अनकही बातों और गहरी गुर्बत से भरी हुई थी। दवाम का हाथ अब भी इसके हाथ में था। इसके अंगूठा आहिस्ता से इसकी खरदरी जिल्द पर फेर रहा था। दिलदार की नजर दवाम के चेहरे पर घूमी। इसकी आंखों में एक ऐसा प्यार था जो सिर्फ इसी के लिए था। आज से ये झील किनारा बस हमारा है, मेरा मीठा साईं, हमारी मोहब्बत का ठिकाना। इसके अल्फाज एक खामोश अहद थे, इस खास जगह और इसके साथ इस रिश्ते का ऐलान। दवाम मुस्कुराई, सच्ची और रोशन मुस्कुराहट जो इसके चेहरे पर फैल गई थी। हमारा, इसने सरगोशी की। ये लफ्ज़ इसके लिए सच्चाई और अपनेपन का एहसास लिए हुए था। डाकुने के ठिकाने के बीच में एक परसुकून झील के किनारे एक नाजुक मोहब्बत परवान चढ़ रही थी जो इनकी अनोखी दुनिया को गैर मतवक्को कुर्बत और गहरे लाजवाल प्यार के रंगों से रंग रही थी। ये रात इनकी थी, एक ऐसे रिश्ते का खामोश सबूत जो दुनिया की तवक्कुआत से कहीं बरकर था और सबसे गैर मतवक्को जगहों पर फल फूल रहा था। सुबह की पहली किरणें कमरे के अंदर झांक रही थी जो रात भर की गुर्बतों के बाद एक नई कहानी का आगाज कर रही थी। दवाम की आंख खुली तो सरदार के शीशे के सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। जाग गया मेरा मीठा साईं, नक्शा किधर रखा है तुमने? इसकी आवाज़ में वही अपनाई थी मगर सवाल अहम था। दवाम ने करवट बदली, आंखों को बंद रखते हुए नींद भरे लहजे में कहा, यहीं कहीं पड़ा होगा, ढूंढ ले। वो खूबसूरत शब्द के बाद गहरी नींद में थी और मजीद सोने को तरजीह दे रही थी। सरदार इसके करीब आया, इसकी तरफ देखते हुए पूछा, जब कल तुम्हारी बहन आई थी तब तुम वहाँ पर बाहर बैठी थी ना चादर पर? सरदार ने शायद इसे नीचे से कमरे के बाहर इसके पसंदीदा जगह पर चादर बिछाकर बैठे देखा था जहाँ वो अक्सर दिल बहलाने बैठ जाती थी। वहीं इसने इस नक्शे पर झुके देखा था। दवाम ने सुस्ती से हल्का सा जवाब दिया, हाँ ना, वहीं पर बैठी थी मैं, वहीं पर जाकर देखें। वकाल बाबा जी ने इतनी उल्टी सीधी बातें कर दी थी कि फिर मेरे जहन से ही निकल गया। मैं कमरे में आ गई। वो दोबारा आंखें बंद कर चुकी थी। रात झील के किनारे इस खूबसूरत शब्द ने इन दोनों की नींद को पूरी तरह से मुतासर किया था। सरदार तो सुबह जाग गया था लेकिन दवाम रूम में आने के बाद सिर्फ नमाज पढ़ने तक ही जागी रही थी। सरदार ने दवाम की बात सुनी और कमरे से बाहर आकर नक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। इसने हर मुमकिन जगह देखी लेकिन नक्शा ना मिल सका। परेशान होकर वो दोबारा कमरे में आया। मेरा सोना मुखड़ा नक्शा कहीं नहीं है, इसने दवाम को बताया। दवाम ने आंखें खोले बगैर नरमी से कहा, डाकू जी मुझे थोड़ी देर सोने दे, फिर मैं उठकर ढूंढ दूंगी। इसकी मासूमाना नींद भरी आवाज़ सुनकर सरदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे इसकी मासूमियत भरी आवाज़ बहुत पसंद
वो इसे परेशान करना नहीं चाहता था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बाहर आ गया ताकि फिर से नक्शा ढूंढ सके। बाहर आकर इसने बाला को बताया, बाला जाकर कबीले का कोना कोना छान मार, लगता है इसे नक्शा कहीं उड़ गया है। तो हम यहाँ रखकर बाहर आकर भूल गई थी। सरदार ने सरसरी से अंदाज में बताया जैसे नक्शा गुम होना कोई बहुत बड़ी बात ना हो। बाला ने एक नज़र सरदार को देखा, इसकी आंखों में हैरानगी थी। नक्शे का गुम होना कोई आम बात नहीं थी, खासतौर पर इस किस्म के कबीले में जहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब होता था। लेकिन सरदार ज़्यादा ऐसा नहीं ले रहा था, इसलिए बाला ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। इसने नाश्ते की ट्रे सरदार के हवाले किया और नीचे आते हुए वो सब कबीले वालों को नक्शा ढूंढने पर लगा दिया था। हर कोई हैरान था, हर नक्शा कहाँ जा सकता है। पिछले 3 घंटों से हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी इन्हें नक्शा न मिल सका। सूरज सर पर आ चुका था और तपिश बढ़ रही थी। कबीले के लोग मिट्टी के पथरीले रस्तों पर नक्शा तलाश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। सरदार की बेफिक्री के बावजूद बाला के दिल में एक अजीब सी खटक थी। ये नक्शा महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था, ये कबीले के राजों और मनसूबों का हामिल था और इसका गुम होना किसी बड़े खतरे की अलामत हो सकता था। कहीं रुबाब ने आने के से कोई तल्लक तो नहीं, ये सोच बाला के जहन में गूंज रही थी। रुबाब का से ही परेशान थी, दुआम करते मगर इसके गुमान में भी नहीं था। जब वह कबीले से निकलकर वापस गाड़ी में आई तो अकरम हैरत से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर सवाल थे और आंखों में बेचैनी। रुबाब ने इसे साफ साफ बता दिया था कि दुआम वहाँ एडजस्ट हो चुके हैं। इसने लरजती आवाज़ में कहा कि दुआम अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके लिए बेहतर होगा कि इनसे इन सब चीज़ों में शामिल करने के बजाय कोई और रास्ता निकाला जाए। ये सुनने की देर थी कि अकरम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकी। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रुबाब हक्का बका रहेगी। इसके इस तरह तो सारी ज़िंदगी कबारी बैठी रहोगी, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अकरम पर न जाने क्या पागलपन सवार था, वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं कर रहा था। इसने गुस्से में कहा, एक बात याद रखो, अगर सरदार नहीं पकड़ा गया तो मैं शादी नहीं करूँगा। रुबाब अकरम का ये रूप देखकर हैरान रही। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना सख्त और बेरहम हो सकता है। इसके अल्फाज तीरों की तरह बाप के दिल में पोसीदा हो गए थे। अकरम इसने इसे घर पर छोड़ा और गायब हो गया। पूरी रात इसने बाप को फ़ोन नहीं किया, जैसे इसे किसी की परवाही ना हो। इस सारी बातों ने बाप को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और वह सारी रात अकरम के रवैये और अपने मुस्तकबल के बारे में सोचती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुबह का वक्त था और कबीले में हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। डाकू अपनी अपनी जगहों पर कुछ हथियार साफ कर रहे थे, कुछ अपने गोडू की देखभाल में लगे हुए थे, कुछ आपस में गपशप कर रहे थे। इसी दौरान दुआम कमरे से निकलकर नीचे की तरफ आई। नज़र सरदार को ढूंढ रही थी। जैसे ही इसने सरदार को पहाड़ से नीचे उतरते देखा, वो तकरीबन भागते हुए इसके पास आई और इसका बाजू थाम ले रखा, जो मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर एक चमक थी और बातों में खुशी। सरदार हल्का सा मुस्कुराया। इसने प्यार से दुआम के चेहरे पर हाथ फेरा, उसके माथे पर आया पसीना साफ किया। इसकी आंखों में मोहब्बत और शरारत दोनों थी। डाकू जी, मुझे मेरा नक्शा वापस कर दें। आधा कबीला याद कर लिया था मैंने। आज मैं और जुमरू भैया इस साइड पर जाएंगे। तो हमने खुशी से एक जानब इशारा करते हुए इसे बताया, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। सरदार के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। नक्शा तो तुम्हारे पास है, मुझे तो मिला ही नहीं। इसने नरमी से कहा, हालांकि इसने इसे ये नहीं बताया था कि वो सारा कबीला सुबह से नक्शा तलाश कर रहे हैं। तो हमने सरदार की बात सुनकर हैरानगी से सर उठाया। मेरे पास से किधर है? मैंने आपको सुबह बताया था ना कि कमरे से बाहर जाकर देखें, जहाँ चादर बिछाई हुई थी वहीं पर पड़ा था। मुझे मेरा कैचर इधर से ही मिला है। मुझे पता है कि आपके पास है, जल्दी से वापस करें। इसकी आवाज़ में मासूमाना ज़िद थी। सरदार ने नफ़ी में से सर हिलाया। नहीं मेरा मासूम साईं, मेरे पास नहीं है, मुझे मिला ही नहीं। मैं तो तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था, कब तुम जागोगी और कब बताओगी कि नक्शा किधर है। मुझे तो नहीं पता, वहीं ऊपर होगा, मैं ढूंढती हूँ। तो हम ये कहकर वापस ऊपर जाने लगी तो सरदार ने इसका हाथ थाम लिया। वो ऊपर हर जगह ढूंढ चुका हूँ, यहाँ तक कि अपने कमरे की तलाशी भी ले चुका हूँ। नक्शा कहीं नहीं था, वहाँ तो नहीं है। सरदार ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा, याद करो, हो सकता है तुमने कहीं और रखा हो। कल तुम झील पर गई थी ना, तो हो सकता है साथ लेकर गई हो। नहीं तो वहाँ तो लेकर नहीं गई थी। इस वक्त तो मुझे नक्शा याद ही नहीं रहा था। तो हमने ज़ोर देकर कहा, बाबा जी के आने से पहले मेरे पास था। जब जुमरू भैया आए थे तब भी मेरे पास था। मैं वही नक्शा देख रही थी। जब जुमरू भैया ने आकर मुझे बाबा जी के बारे में बताया, मैंने नक्शा फोल्ड करके वापस इसके कवर में डाला था और फिर मैं नीचे आ गई थी। वो एक लम्हे को रुकी, फिर मासूमाना गुस्से से बोली, और फिर सुबह आपने पूछकर उठा लिया और आप मुझे नहीं दे रहे, ताकि मैं पूरा कबीला याद ना कर सकूँ। इसकी बात में कोई शक नहीं था। इसका जहन अच्छा होने की वजह से वो 3-4 दिन में ही आधा कबीला याद कर चुकी थी। सरदार इसकी मासूम बातों पर हल्का सा मुस्कुराया। मेरा सोना मुखड़ा, मेरा सजन साईं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? सच कह रहा हूँ, नक्शा मेरे पास नहीं है। वो प्यार से समझाने लगा, जबकि दुआम नफ़ी में सर हिला गए। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि मैं जुमरू भैया के साथ पूरा कबीला देखूं। आपको हर जगह मेरे साथ जाना है ताकि आप गंदी गंदी हरकतें कर सकें और वो सब कुछ कर सकें जो अलाउ नहीं है। तो हमको मासूमाना गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ, बेशक अपना नक्शा अपने पास संभाल कर रखें, लेकिन जाऊँगी तो मैं हर जगह बाला और जुमरू भैया के साथ ही। वो मुँह बसूर कर कहती, पैर पटकती हुई जुमरू की तरफ चलेगी, जैसे सरदार ने नक्शा ढूंढने पर लगाया हुआ था। सरदार का हल्का सा मुस्कुराया। इसे दुआम की ये मासूम ज़िद बहुत अच्छी लगती थी। वो दोबारा अपने काम पर लग गया, लेकिन इसके जहन में नक्शे की गुमशुदगी और दुआम की बातें गूंज रही थी। इसे आप भी यकीन नहीं था कि नक्शा कहाँ गया होगा।
कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किए रुबाब बेड पर एक बड़ा सा कागज़ का रोल फैलाए बैठी थी। इसके चेहरे पर गहरी सोच के तासरात थे। वो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। इसे इतना तो समझ आ गया था कि वो अंदर कहाँ से गई थी जो उन्होंने इसे बीच मैदान में एक चारपाई पर झाँकर बिठाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को देख रही थी, लेकिन इसे नोट किया था कि मैदान बहुत छोटी सी जगह थी और कबीला बहुत बड़ा। इससे रास्ते अजीब तरह के थे, कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ नहीं। वो नक्शा काफ़ी जदीद ज़माने का था। हर चीज़ काफ़ी साफ़ और वाज़िया थी, लेकिन फिर भी रुबाब इस जगह गई हुई नहीं थी। इसने हर चीज़ को अपनी आंखों से देख नहीं रखा था, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी जगह किस तरफ जाती है। इसे सिर्फ मैदान समझ आ रहा था और वो सामने वाली पहाड़ी जहाँ से उतर कर दुआम से मिलने के लिए आई थी। क्या बात है, ये तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है। रुबाब ज़रा बड़बड़ाई। वो हर चीज़ पर नज़र घुमाती दुआम की मासूम बेवकूफ़ी पर हल्का सा हंसी थी। इसे याद आया कि जब दुआम से मिलने नीचे आई थी तब इसके हाथ में कोई चीज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लास्टिक का कवर पेपर हो, लेकिन दुआम ने जिस तरह से इतिहास से अपनी साइड पर रखा था, रुबाब समझ गई थी कि कोई आम चीज़ नहीं है। और फिर दुआम कभी इस तरह का रोल उठाकर एक तरफ रखती, कभी दूसरी तरफ रखती। इससे बात करते करते दुआम मसलसल इस दौर को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक इसकी बात पर दुआम को गुस्सा आ गया तो वो गुस्से में वहाँ से चली गई और जाते जाते ये कवर ले जाना भूल गई। रुबाब ने बड़ी एहतियात से अपने दुपट्टे से इसको कवर पर रुबाब ने बड़ी एहतियात से अपने दुपट्टे से इस कवर पर पर्दा डाला था और फिर वहाँ से निकल आई थी। इसका इरादा समझने का था कि वह क्या है। वो गाड़ी में वैसे भी अकरम को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि इसे लगा था कि ये अकरम के काम की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन दुआम इस चीज़ को इतना ज़्यादा अहमियत दे रही थी, इसीलिए इसने खामोशी से इसे चोरी कर लिया था। इसका इरादा था कि अब इस चीज़ के बारे में समझकर अकरम को इतला दे, लेकिन अकरम का रवैया इतना खौफनाक था कि वो चाहकर भी इसे कुछ नहीं बता पाई। और अब बिस्तर पर एक बड़ा सा कबीला पूरी तरह इसके सामने आया था। कितनी आसानी से अकरम कह कर गया था कि अगर सरदार नहीं पकड़ा गया तो शादी नहीं होगी। रुबाब के दिमाग में अकरम के अल्फाज गूंजने लगे। क्या वो सिर्फ सरदार को पकड़ने के लिए ही मोहब्बत का झांसा दे रहा था? वो पागल नहीं थी कि अकरम की अंदरूनी कैफियत समझ ना पाती। वो लहजे और नज़रों को खूब समझती थी और अकरम के अंदाज से ही वो समझ चुकी थी कि सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं है, बल्कि वो इसे इस्तेमाल करके सरदार तक पहुंचना चाहता है। रुबाब के दिमाग में अकरम का वो गजबनाक लहजा गूंज रहा था और साथ ही समीरा की बातें भी घूम रही थी। 10 साल तक वो कुंवारी बैठी रहेगी जब तक सरदार नहीं पकड़ा जाता। सरदार का पकड़ा जाएगा या ना पकड़ा जाए, लेकिन कुंवारी बैठने का इसका कोई इरादा नहीं था। यह सच था कि न चाहते हुए भी अकरम अब इसके दिल में घर कर चुका था। वो अकरम को पसंद करने लगी थी। आज तक इसने कभी किसी को अपने दिल में नहीं बसाया था, लेकिन अकरम वो वाहिद इंसान था जो पहली दफ़ा ही इसके दिल में दस्तक दे चुका था। अब वो जो भी था वो इसे छोड़ने वाली हरगिज़ नहीं थी। रुबाब ने दिल में फैसला कर लिया था कि ये खेल शुरू अकरम ने किया था, लेकिन ख़त्म रुबाब ने करना है। जितना कच्चा खिलाड़ी अकरम रुबाब को इस खेल में समझ रहा था, इतनी वो थी नहीं। रुबाब के चेहरे पर एक नई चमक थी, एक अज़म जो पहले कभी नहीं देखा गया था। रुबाब ने सच में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। वो हर कोने में हर चीज़ के नीचे नक्शे को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। इसका दिमाग वैसे घूम चुका था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसने नक्शा रखा कहाँ है। बस इतना ही याद था कि जब रुबाब आई थी तो वो इस नक्शे में ही गुम थी। फिर इसने नक्शे को पैक किया था। ये बात इसके जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी कि वैसे नीचे लेकर आई थी या नहीं आई थी। इतनी उदास और परेशान वो कभी भी नहीं रही थी, लेकिन रुबाब की बात ने इसका दिमाग घुमा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था इसे सही से याद नहीं था, लेकिन इसने नीचे ऊपर हर जगह देख लिया था, इसे नक्शा कहीं नहीं मिल रहा था। और अब इसका यकीन कहता था कि इस नक्शा सरदार के पास है। डाकू जी दे देना, नक्शा क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? तो हम सरदार के पीछे पीछे चल रही थी। जहाँ वो जा रहा था वो इसके पीछे थी। इसकी कमीज़ का दामन पकड़े हुए थी। कबीले में सारे लोग इन दोनों को साथ देख देख कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इनके लिए एक तफरी मंजर था। मेरा सोना मुखड़ा, मुझे नहीं पता, भूल गई हो तुम। सरदार ने प्यार से समझाया। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास है। दे देना, वादा करती हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, आपसे छुप छुप कर जो केड़ी खा रही थी मैं आपसे नहीं खाऊंगी। दे देना। इसने फिर से चलना शुरू किया तो इसकी कमीज़ का दामन पकड़े इसके पीछे पीछे चलने लगी। इसकी ये हरकतें बहुत मज़ाहिया लग रही थी। मेरा सोना सजन मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ? सरदार ने मज़ीद प्यार से समझाया। हाँ, आपके पास नहीं है, आप उन्हें कहीं छुपा कर रखा हुआ है। जहाँ छुपा कर रखा है वहीं से लाकर दे। सब समझ में आता है मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तो हमने गुस्से और मासूमियत से मिले जुले लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, एक दिन आपके साथ जाऊँगी कबीला देखने, एक दिन जुमरू भैया और बाला भैया के साथ। अब तो दे देना। वो जैसे सरदार के साथ डील कर रही थी, अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा बाबू साईं नहीं है मेरे पास, किधर से दूँ मैं तुम्हें? सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तुमने कहीं गुम कर दिया है। सरदार ने अब हंसते हुए कहा। मेरा सोना दिलबर जानी, तुम जाओ अपने कमरे में, देखो वहीं कहीं पड़ा होगा। डाकू जी, अब अगर आपने एक दफ़ा भी बोला ना कि आपको नहीं पता तो मैं आपसे बातचीत बंद कर दूंगी। तो हम अब गुस्से पर उतर आई थी। सरदार ने आसमान की तरफ देखते हुए एक ठंडी आह भरी और वो इसकी ज़िद और मासूमाना गुस्से पर मुस्कुरा रहा था। जो कहूँगा करोगी। वो ज़रा सा अपने बालों में उंगलियां उलझाता इसे देखते हुए अचानक इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे अपने साथ लगाया आगे की तरफ चल पड़ा। अगर आप कोई गंदी बात नहीं बोलेंगे तो करूँगी। सरदार की आंखों में शरारत और बाकी नाच रही थी और
नाच रही थी। वो फ़ौरन बोली, गंदी बात करके क्या करूँगा, गंदी हरकत, बल्कि वो सब कुछ जो इन पहाड़ों में अलाउ नहीं है। सरदार ने इसे छेड़ते हुए कहा, बस दिखा दी ना अपनी थर की नीयत, मुझे पहले ही पता था, इसलिए छुपा कर रखा है आपने मेरा नक्शा। तो मुँह बसुर कर कहती सरदार का बाजू छिड़वा कर आगे बढ़ गई थी। सरदार का हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा अपने काम पर लग गया। इसकी नज़रें अब भी दुआम के पीछे थी। जब वो थोड़ा आगे जाकर वापस आ गई। अच्छा ठीक है, पहले नक्शा दें, बाकी बातें बाद में। तो हमने अपना हाथ आगे किया। इसकी आवाज़ में अब जिद भी थी और मासूमाना गुस्सा भी। सरदार ने नरमी से इसका हाथ थामा और इसे मजीद करीब खींचा। एक ऐसे रास्ते पर निकल आया जो कबीले के पीछे की तरफ जा रहा था, जहां खामोशी और तन्हाई थी। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराती और आंखों में एक ऐसी चमक जो दुआम को उलझा रही थी। नक्शा भी दे दूंगा, पहले कोई जगह तो ढूंढने दो जहां दिल के जज्बात ठंडे किए जा सके। वो सचमुच में अपनी नीयत बिगाड़ चुका था। इसका इरादा कुछ और था। दुआम को फौरन सूरत हाल की संगीनगी का एहसास हुआ। ऐसी गंदी हरकतें बंद कमरों में की जाती हैं। इसने जल्दी से कहा, अगर आपने यहाँ वहाँ कहीं पर भी वैसी कोई भी गंदी हरकत की ना, तो मैं बता रही हूँ मैंने। क्या करोगे तुम मासूम साईं? सरदार हल्का सा मुस्कुराकर इसकी बात काटते हुए पूछने लगा। इसकी हंसी में शरारत रची बसी हुई थी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे ऐसा वैसा ना समझे। तो हमने फ़ौरन जवाब दिया। इसकी आवाज़ में एक नई खुद एतमादी थी। कल देखा नहीं आपने कैसे बाबाजी को बातें सुनाई थी मैंने, इसने अपनी बहादुरी जाहिर की। तो सरदार थोड़ा सा मुतासर हुआ। यहाँ कबीले में आने से पहले इसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। वो डरी सहमी रहती थी, मगर अब तो सबको बातें भी सुनाती थी, खासकर सरदार को तो धमकियाँ भी लगाती थी। अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ था, वो सर से पैर तक बदलने लगी थी। इसका यह बदला हुआ रूप, इसकी बेबाकी और खुद एतमादी सरदार के दिल की धड़कनें हिलाकर रख देती थी। इसे ये नई दुआ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। अरे वाह, मेरा बहादुर चूजा तो सच में बहुत बहादुर है, सच में बड़ा बहादुर है, सरदार ने कहकर लगाया। आओ ज़रा अपनी बहादुरी दिखाओ मुझे। ठीक है, आए हैं मैदान में। दुआम की आंखों में चमक थी। वो सरदार का बाजू थाम कर अपनी तरफ से एक बड़ी सी सियानी बात कर गई थी। मैं जीत गई तो आप नक्शा देंगे, अगर मैं हार गई तो नक्शा आपसे ले लूँगी। सरदार ने इसकी मासूम चालाकी पर सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया और इसकी बात पर हामी बदली। इसके लिए दुआम की जिद और इसके यह बदलता हुआ रोज़ से बड़ा इनाम था। इसने प्यार से दुआम का हाथ थामा और इसे किसी पत्थर की तरफ ले जाने लगा, जहाँ वो शायद इसे गले लगाता या छेड़ता, मगर दुआम ने इसका बाजू थामे रखा और ज़बरदस्ती से घसीटते हुए वापस मैदान की तरफ ले जाने लगी, जहाँ कबीले के लोग रोज़ाना अपनी ताकत का मुजाहिरा करते थे। इससे शायद ये लगता था कि ये मुकाबला वहीं होगा। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। कल मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।